तो सर गट का और माइंड का कनेक्शन क्या होता है? बेसिकली 2025 में अगर आप एक बड़ी गलती से बचना चाहते हैं तो वो ये है, तो भाई मजे तो आपको 2 सिगरेट पीने में भी आ जाएंगे कई बार। करेक्ट। मजा तो आपको 2 पैग लगाकर भी आ जाएगा। Correct. मजा तो सही बात ये है कि बचपन से हमें आदत लगाई गई है पानी से और साबुन से नहाना, और आप कहते हो यह साबुन बेकार चीज़ है। मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आएगा, यहीं पर मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। 2025 में अगर NLP को यूज़ करके एक्सपेक्ट करना हो ऐसी चीज़ों को जो किसी ने आज तक एक्सपेक्ट ना किया हो। इस पावर को समझने के लिए आपको, या इसको यूज करने के लिए आपको माइंड की कुछ एक टेक्निक को समझना होगा। तो सर क्या ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं? मतलब कुछ ऐसी बीमारी होती है जो ऐसा हमारे इम्यून सिस्टम ने करा क्यों कि वो अपने ही घर को मार रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि जब भी आप तनाव में होते हैं, फर्स्ट जो पॉडकास्ट आपका गया था ना, दैट वाज रियली अमेजिंग। मतलब इतने ज्यादा उस पे कमेंट आए, लोगों ने इतना ज्यादा उसमें प्यार दिया मुझे, तो लिटरली लोग बोल रहे थे कि राम सर को वापस बुलाओ। मैंने तो बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट भी किया कि भाई ठीक है चलो बताओ कौन सा टॉपिक। तो कुछ लोगों के तो ऐसे भी कमेंट आए कि सर आप राम सर को कोई भी टॉपिक के बारे में पूछ लो, सारे टॉपिक के बारे में नॉलेज है। तो सर आज मैं चाहता हूँ कि आज हमारा कन्वर्सेशन कुछ ये थीम पे रखे, 2025 में अगर NLP को यूज करके एक्सपेक्ट करना हो ऐसी चीजों को जो किसी ने आज तक एक्सपेक्ट ना किया हो। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को एक्सपेक्ट करना है, जैसे कि किसी को बीमारी हो, या किसी को बुढ़ापे से बचना हो, या किसी को वेल्थ को अट्रैक्ट करना हो, पैसे को अट्रैक्ट करना हो। तो ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन रखेंगे। बढ़िया रहेगा। एंड सच में सर मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ आपसे, मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखता जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो सारी नॉलेज हम हमारे व्यूअर तक पहुँचाएं। तो सर बताइए NLP से पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए? देखिए, जब भी आप ये कह रहे हैं कि मैं एक नए चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ जो अभी मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड है, तो आपको कुछ एक पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहली तो बात ये चीज़ ये समझ लीजिए कि नई डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको नए माइंडसेट को तैयार करना होगा। अगर आप पास्ट वाले माइंडसेट को लेकर ये सोच रहे हैं कि मेरा फ्यूचर बढ़िया हो जाए, तो वो कभी नहीं आएगा। आप यूँ समझिए कि लोग पास्ट के माइंडसेट को रखते हैं, पास्ट के बिलीफ को रखेंगे, पुराने ही डरों को साथ लेकर चलेंगे, पुरानी ही उनकी जो वैल्यू सिस्टम है, जो मानव मूल्य हैं वही पुराने हैं, पुरानी ही उनकी पहचान है। तो फिर डेस्टिनेशन यानी कि नियति नई कैसे होगी? तो अगर पहला काम आप करना चाहते हैं 2025 में नई चीज़ों को अचीव करना चाहिए, वो आपका पैसा है या आपका कोई और गोल है, तो पहली चीज़ ये करें आप सब लोग, जो मैंने किया था अपनी लाइफ में, जब मैं रिजल्ट्स को चाह रहा था कि मुझे बहुत सारी बीमारियां थी या मुझे भी पैसे की ज़रूरत थी, और मैं एक ऐसी बैकग्राउंड से आया था जहाँ पर बहुत सारे बिलीफ नहीं थे मेरे पास। तो मैंने एक ही चीज़ को उस समय ढूंढा था या पाया था, वो ये था कि सबसे पहले आप अपने माइंड को रिन्यू करें, क्योंकि माइंड ही किसी भी चीज़ को जो परसीव करेगा और उस पर अगर वो बिलीव करेगा तो वो अचीव करवा देगा। और यही सब जगह पढ़ते हैं कि थॉट्स आर द थिंग्स। जब आप ये कहते हैं भाई थॉट्स आर द थिंग्स, तो जो थॉट को पैदा कर रहा है उस माइंड को कभी आपने रिन्यू करने की कोशिश करी, उसको अलाइन करने की कोशिश करी? आप एक ऐसे व्हीकल में जा रहे हैं, एक बैलगाड़ी में अगर आप जा रहे हैं, तो आप 2, 4, 5 किलोमीटर ही तो जाएंगे। करेक्ट। अगर आपको 500 किलोमीटर जाना है तो आपको बढ़िया कार होनी चाहिए, और अगर आपको 5000 किलोमीटर जाना है तो आपके पास बढ़िया सा प्लेन भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास एयर टिकट होना चाहिए। नहीं तो आपकी दूरी उसे तय करने में आपका जीवन निकल जाएगा। और फिर आप यही कहेंगे कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हम ना किसी के रहे, कोई हमारा ना रहा, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने माइंड सेट को, यानी कि अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़िया करें NLP के द्वारा। उसके कुछ एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ। दूसरा ये काम करें कि आप जहाँ पर जाना चाहते हैं वह क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए। बेसिकली 2025 में अगर आप एक बड़ी गलती से बचना चाहते हैं तो वो ये है कि कई बार लोग एक गलती ये करते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो हमेशा ये कहते हैं सर मैं गरीब नहीं रहना चाहता, सर मुझे फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालो, राम सर मुझे इस बीमारी से बाहर निकालो। और मैं हंसता रहता हूँ, यार तू क्या गोल बना रहा है बावलेपन के? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहाँ पर जो टिकट देने वाला है वो ये उससे कहे कि यार मुझे एक टिकट दे दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, तो वो कहाँ का टिकट देगा? सही है।
तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। फिर आप ये कहते हैं कि जी मुझे जाने के लिए एक ऐसा शहर हो जहाँ पर सड़कें हैं, पानी है, पेड़ है, पत्ते हैं, कारें हैं, आदमी हैं। अभी भी वो कंफ्यूज है। तो एक आदमी आपको नहीं टिकट दे सकता है यार, ये तो हर एक जगह मिलेगा। तो वो ये मांगता है कि आप स्पेसिफिकली कौन से सिटी में जाना चाहते हैं। आप कहते हैं सर मुझे जमशेदपुर जाना है, तो अब वो कहेगा ये रहा टिकट, और आप टिकट पर देखते हैं कि ट्रेन कब आएगी। करेक्ट। अब जितनी भी बाकी ट्रेन आपकी लाइफ में है जो बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, उनमें हो सकता है म्यूजिक भी चल रहा हो सकता है उसमें आपका कोई मनपसंद चेहरा भी दिखाई दे जाए, यार इस ट्रेन में तो मैंने उसको जाते हुए देखा है। था। पर वो आपके लिए सब यूजलेस है। हम गड़बड़ यही करते हैं कि हमें डेस्टिनेशन का तो पता नहीं होता और हम ट्रेन पकड़ लेते हैं कोई सी भी। सर ट्रेन बहुत बढ़िया, अरे भाई ये वहाँ नहीं जा रही है जहाँ तुम्हें जाना था। थोड़ी बहुत देर बाद आपके पास फ्रस्ट्रेशन आएगी, आप कहेंगे यार मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ। तो अभी कभी आप ये काम करते हैं, कभी दूसरे की रील देख ली, उस पर कुछ करने लगे, फिर आप तीसरे को कहते हैं ये करने से ये होगा, फिर आप वो करने लगते हैं, और आप एक तरह से कुछ भी नहीं होता, वहीं के वहीं खड़े होते हैं। जब हम 11th-12th में एनसीसी किया करते थे, तो मैं एनसीसी एक दो बार करने की कोशिश करी मैंने। यार मुझे भी देखते हैं क्या होती है एनसीसी। तो वहां पर एक कमांड दी जाती थी, दाएं मुड़ बाएं मुड़, और बाद में कहते जैसे थे। तो मेरी हंसी छूटती थी, पर जैसे थे तो मुड़ा क्यों। तो हम जीवन में यही कर रहे हैं, कभी दाएं मुड़ जाते हैं, कभी बाएं मुड़ जाते हैं, बाद में साल आ जाता है। वो कहता है यार जैसे थे हम तो वैसे ही रह गए, और 1 साल गुजर गया। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो पहला काम है आप अपने माइंडसेट को ठीक करें। पुराने बिलीफ को छोड़ें, नए बिलीफ को डालें, वहाँ अलाइनमेंट होगा, और उसके बाद आप उस गोल को तैयार करें जो अचीव करना चाहते हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास विशेष भावनात्मक रीजंस क्या है, कारण क्या है। जब हमारे पास किसी भी चीज़ का अभाव होता है ना, तो याद रखिएगा ये अभाव वर्ड, इसमें एक वर्ड छुपा है भाव। अभाव का मतलब है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहेंगे मेरे पास पैसे का अभाव है, और लोग इसे ये मान लेते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है। ये कमी शब्द नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है कि बेसिकली आपके पास पैसे के लिए जो भाव होने चाहिए थे वो भाव नहीं है, वो भाव नहीं, वो इमोशन, वो सेंसेशन नहीं है। तो जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप तब तक अभाव में रहेंगे जब तक कि आप भाव को तैयार नहीं करेंगे। इसीलिए हिंदी का शब्द जो भाव है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और अभाव भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जब जिस चीज का आपने भाव ही खो दिया वो आपके जीवन में कैसे आएगा। तो सोचिए कि मेरे और आपके बीच में अगर कोई रिश्ता है तो वो भाव का ही तो है। एब्सोल्युटली। द मोमेंट यू और आई लूज द भाव, वो खत्म हो गया रिश्ता, मर्यादित है ना वो। तो जीवन में आप भी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए भाव क्या है आपके, बस भाव आपने जोड़ लिए। सर बस पैसा चाहिए, मजे लेने हैं, तो भाई मजे तो आपको 2 सिगरेट पीने में भी आ जाएंगे कई बार, और मजा तो आपको कई वड़ा पाव खाने पे भी आ जाएगा, मजा तो आपको 2 पैग लगाकर भी आ जाएगा। मजा तो सही बात यह है कि कई बार आप धूप में से छाया में जाकर बैठ जाओगे, नींद आ जाएगी, मजा आ जाएगा। तो जो मजा था आपका वो तो नॉन डिफाइंड था। अगर आप 2025 में कुछ करना चाहते हैं तो एक भाव को पाल सकते हैं, एक भाव को पैदा कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर ये गोल पूरा नहीं हुआ तो इस गोल से जो मुझे रिवार्ड्स मिलने थे, खुशियां मिलनी थी, भाव मिलना था, उसे आप नॉन रिप्लेसेबल रखेंगे। मैं हर पॉडकास्ट में एक चीज़ समझाता हूँ। एक माँ है और उसका बच्चा अगर बीमार है, अब इस माँ से कह दीजिएगा कि बच्चे को बीमार रहने दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ, माँ मान जाएगी? नहीं मानेगी ना। याद रखिएगा वह अपने बच्चे के लिए 24/7 उसी भाव में है कि ये ठीक हो जाए। यस और नो? यस, 100%। आगे सुनिएगा, और इस बच्चे को ठीक होने से उसे जो रिवार्ड मिलेगा, मानसिक या आप कह सकते हैं कि भावनात्मक जो उसे रिवार्ड मिलेगा, उस रिवार्ड को किसी और चीज से वो रिप्लेस नहीं कर सकते। जीवन में अगर आपको कोई भी गोल प्राप्त करना है तो एक लाइन को लिख लो, इस गोल को अचीव करने से मुझे जो भाव मिलेगा वह नॉन रिप्लेसेबल है। अगर वो रिप्लेसेबल है तो याद रखिएगा आप किसी भी दिन उसे रिप्लेस करके उसका आनंद उठा लेंगे, और वो जो है आपके अंदर का जो एक कह सकते हैं ना वीर,
वो एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर मर जाएगा। सही है। यानी कि आपके प्रेशर कुकर की तो सारी की सारी भाप निकल गई जो उसे फाड़ सकती थी। करेक्ट। समझ गए मेरी बात? तो ये एक चीज आप करें। नहीं, 100%। और ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आज अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करना है तो पहले तो पता होना चाहिए कि जाना कहाँ पर है, गोल क्या है। आज मैंने तो एक जगह पर सुना था, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर कोई बिलीव नहीं करता है कि भाई ऐसे थोड़ी ना कोई सोच करके सारी चीज़ें अचीव हो जाती है, तो आज गूगल मैप जो है वो गूगल मैप भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चल रहा है। आप अगर गूगल मैप खोल के बोलोगे भाई जहाँ चल, लेके चल जहाँ जाना है, तो ऐसे तो नहीं जाएगा। आपको उसे डेस्टिनेशन देना पड़ेगा कि मुझे यहाँ जाना है। एग्जैक्टली। तो सेम वे मेरे ख्याल से इसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर मैं अपने गोल सेट कर लूँ कि भाई मुझे यहाँ जाना है, तो ही वो मुझे यहाँ लेके जाने के लिए मेरा दिमाग हमेशा वायर करते रहेगा और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता रहेगा, और जिसके वजह से मैं वहाँ तक पहुँचूंगा। एग्जैक्टली। जब किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो जो मैंने माइंड को रिन्यू करने वाली बात कही है वह यही है कि आप अपने माइंड को एक नई तरीके से समझना शुरू करें। आपके माइंड के पास कुछ एक स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिन्हें हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इन सेल्स का यानी कि इन ब्रेन कोशिकाओं का, इन ब्रेन सेल्स का काम यह है कि ये जिस चीज़ को अपना लेती हैं, जिस गोल को इन्होंने अपना लिया, जिस बिलीफ को इन्होंने ले लिया, वो बिलीफ ये भी हो सकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो बिलीफ ये भी हो सकता है कि मेरी लाइफ में बड़े अच्छे अवसर आने वाले हैं। उन बिलीफ्स को लेकर ये इमीडिएटली आपके जीवन में बदलाव करना शुरू कर देता है। आपके पास बदलाव करने के लिए 10 सेंसेस हैं। 5 बाहर की दुनिया में है और 5 अंदर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में आपकी विजुअल सेंस चीज़ों को देखती है, पर अंदर भी आप बहुत सारे चेहरे देख सकते हो इस समय। उसी तरह से आवाज़ें और फीलिंग है, स्मेल और टेस्ट है। स्मेल और टेस्ट ज़्यादा काम नहीं करती। तो जब भी आप समझने की कोशिश करिएगा मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आएगा, यहीं पर मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। मैंने अगर किसी चीज़ की कल्पना ही नहीं करी और मैंने उन सेल्स को यही नहीं बताया कि मुझे क्या चाहिए, तो अब मेरी आंखें हजारों लोगों को रोज देख रही है। उनमें से वो किस आदमी के ऊपर टिके, वो किस अवसर के ऊपर टिके कि वो मेरे गोल्स को पूरा करने में वो अवसर या वो आदमी काम आ जाए, क्योंकि मेरे पास गोल ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन याद रखिएगा, आपके माइंड के पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक ऐसी ब्रेन सेल्स है जिसको आप गूगल कर सकते हैं। जैसे ही आप उनको प्रोग्राम करते हैं, जिसका 2025 में प्रोग्राम करना मैं आपको शेयर करूंगा, सिखा दूंगा, तो आप इमीडिएटली आपका सब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी विजुअल सेंस को इस तरह से प्रयोग करेगा कि आपके सामने हजारों लोग और हजारों चीजें आएंगी, पर आपकी आंखें अचानक उस विज्ञापन पर रुक जाएंगी, उस आदमी पर रुक जाएंगी, उस जगह पर रुक जाएंगी जहां पर आपके लिए सोने की खान है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप गोल बनाते हैं कि मुझे एक कार खरीदनी है, तो वही कारें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। वो कारें पहले भी वहीं घूम रही थी, पर पहले आपका सबकॉन्शियस का पार्ट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोग्राम नहीं किया था। अगर आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की पावर को ही समझ लें 2025 में, तो आप मैजिक करने के लिए तैयार हैं। वरना आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्टेड फोकस रहेगा, क्योंकि आपके माइंड को यही नहीं पता आपको ले जाना कहाँ है। जब उसको यही नहीं पता कि आपको ले जाना कहाँ है, तो जहां पर भी उसका आपकी निगाहें आएंगी, कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठे मिलोगे, कभी किसी मॉल में घूमते रहोगे, कभी किसी अनवांटेड या अनडिजायर्ड आदमी के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी और आप अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे। करेक्ट। तो सर, ये पावर को कैसे समझा जाए, थोड़ा डिटेल में बताइए। याद रखिएगा, आप इस पावर को कभी भी समझ सकते हैं। इस पावर को समझने के लिए आपको, या इसको यूज करने के लिए आपको माइंड की कुछ एक टेक्निक को समझना होगा, जिसका नाम NLP या न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आप यूं समझिए कि आप इन सेल्स को अभी भी प्रोग्राम कर सकते हैं, अभी इसी समय से कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी में 3 वर्ड होते हैं। एक है केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसके द्वारा इन सेल्स को हम प्रोग्राम करते हैं, और एक है फंक्शनल और एक है स्ट्रक्चरल। आप यूं समझिए कि जब भी हमें कोई थॉट आता है, आप अपने ट्रेनर के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे गोल सेटिंग करवा देता हूं। आपने पहला गोल लिखा कि इस साल मुझे ये कार चाहिए। आपने गोल लिखा कि मेरी इनकम अभी 50,000 है, मैं कैसे इसे 1 लाख पर ले जाऊं। आपने एक गोल लिखा कि मैं अभी मेरे पास ज़्यादा अवसर नहीं आ रहे हैं, बल्कि मेरे पास सारी स्किल्स हैं, पर मेरे पास अवसर नहीं आ रहे। तो आपने गोल लिखा कि इस साल मैं अब बहुत अच्छे अवसरों को अट्रैक्ट करना चाहता हूं। आप एक
वास्तु के कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप एक ट्रेनर हो सकते हैं, आप एक अच्छे कुक हो सकते हैं जहाँ पर आप अपना फूड चेन शुरू करना चाहते हैं। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं कि जहाँ पर आप अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए गोल सेटिंग करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप उनको लिखना शुरू करते हैं तो इमीडिएटली आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं उस पार्ट में वो एक काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फायरिंग। इधर से एक थॉट आया कि मुझे ये गोल पूरा करना है, वो सडनली दूसरी सेल के साथ एक्सॉन और डेंड्राइट के द्वारा, जिसको आप बायोलॉजी में अगर वर्ड भी जानना चाहते हैं तो वो एक कनेक्शन बनाती है, सिनेप्सिस कहते हैं इसको, और वो कनेक्शन बनाती है। लेकिन जैसे ही आपने उस गोल को बनाया वो फायरिंग हुई, फिर वो हट गई। तो ये उस दो तारों की तरह, दो वायर्स की तरह जिनमें करंट हो तो एक फायरिंग होती है। फिर आप उसे बार बार देखते हैं या बार बार उसको विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पर विजुअलाइज करना ही एक वर्ड होगा, देखने से हमारी बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं विजन बोर्ड के कभी भी पक्ष में नहीं हूँ। मैं उसे ये मानता हूँ कि ये टाइम वेस्ट है, ये काम ही नहीं करता है। क्योंकि जिस चीज़ को आप बार बार देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो अभी टाइम से फोकस बना ले, हो सकता है उसको 1 साल लग जाए। जबकि आपका ब्रेन एक किसी फोबिया को लर्न करने में, किसी गुस्से को लर्न करने में, किसी डर को लर्न करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेता है। जब आपकी ब्रेन की पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किसी चीज़ को लर्न कर सकता है, और कभी भी आप किसी डर को या किसी क्रोध को या किसी बीमारी को लर्न करने के लिए या किसी डर को, किसी शिवरिंग को लर्न करने के लिए कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गए, तो फिर आप अपने गोल्स के साथ भी तो इसी चीज़ को लगा सकते हैं। यानी कि आपका ब्रेन आपके गोल्स को अचीव करने के लिए उसे लर्न कर सकता है इमीडिएटली। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों लोग एक पुराने आइडिया को लेकर आ रहे हैं, जो आइडिया बासी है। मेरे विचार से वो बासी है। एनीवे, अगर आप फायरिंग कर दी आपने एक बार थॉट से, तो फिर वायर हट गए और वो कनेक्शन नहीं बना। लेकिन जब आप बार बार उसे विजुअलाइज करते हैं, जो विजुअलाइज करने के मैं सीक्रेट बताऊं अभी आपको, तो ये फायरिंग होते होते वायरिंग हो जाती है। नाउ ये फ्यूज हो जाते हैं दोनों और ये एक नेटवर्क बन जाता है। इसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं या न्यूरल पाथवे कहते हैं। यानी कि दो न्यूरॉन्स, दो सेल, इन्होंने इस इंफॉर्मेशन को ले लिया कि इस आदमी के लिए यह गोल इंपॉर्टेंट है जो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है ना? करेक्ट। अब वो अनएक्सपेक्टेड गोल या विजुअलाइजेशन कैसे होगा वो मैं तरीका अभी बताने जा रहा हूँ। अब जब आप इस वायर को बना लेते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि जब एक वायर अगर है कॉपर का, उसमें जब करंट चलता है तो आप देखेंगे कि अगर वो करंट किसी दीवार पर लगेगा वायर, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यही चीज़ हमारे न्यूरल पाथवे में भी है कि आपने एक वायरिंग तो बना ली और अचानक आपके एक रिश्तेदार आ गए दूर के, वो आपके घर में चाय पानी पियेंगे और दूर के फूफा जी और कुछ भी कह देंगे और वो कह देंगे जी अरे ऐसे कुछ नहीं होता भाई साहब, सब बेकार की बातें हैं, तुमने भी यही ऊट पटांग किताब पढ़ ली होगी। और अचानक आपका जो करंट बह रहा था डिस्चार्ज हो गया। फिर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं, फिर आप उसको फायरिंग को करते हैं और फिर कोई कुछ भी कहता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये कब तक करते रहोगे? इसका नाम है, अब तीसरा आपको जो स्टेप है वो है इंसुलेशन। यानी कि अब इस वायरिंग पर आपको इंसुलेशन करना होगा। एक किताब है टैलेंट कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, सबको पढ़नी चाहिए कि कैसे एक साधारण से बैकग्राउंड से एक आदमी ने, ये रिसर्च किए गए, साधारण से बैकग्राउंड से कोई भी आदमी आता है और वो ओलंपिक का मेडल जीत लेता है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि वहाँ पर फायरिंग भी सब कर रहे हैं, वायरिंग भी सब कर रहे हैं, पर ये लोग जो जीत रहे हैं ये इंसुलेशन भी इसके ऊपर कर रहे हैं। और इस इंसुलेशन के हार्मोन का नाम है, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, माइलिन इंसुलेशन, MYELIN। और ये माइलिन इंसुलेशन अगर आपने कर दिया तो याद रखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, ये पहली क्वालिफिकेशन है जब आप अपने थॉट को थिंग्स में बदलेंगे, जब आप अपने थॉट को मैनिफेस्टेशन में बदलेंगे, जब आप अपने थॉट को अपने फोकस में बदलकर उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे या उन अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर ये साइंटिफिक है। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई यूनिवर्स का आदमी आपकी तरफ भाग के आएगा, नहीं, आपके पास हजारों चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अगर मुझे इस समय किसी थॉट के लिए या किसी गोल के लिए मेरा माइलिन इंसुलेशन हो चुका है, सोचने की कोशिश करिएगा कि इस समय मान लेते हैं मेरे घर में कोई बीमार है और डॉक्टर ने कहा मुझे इंजेक्शन चाहिए, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इंजेक्शन चाहिए। अब मैं इंजेक्शन के लिए तेजी से दौड़ रहा हूँ, रास्ते में मुझे एक हीरो मिलता है, सब लोग खड़े हैं, क्या मैं उसे देखूंगा कि पहले इंजेक्शन दिमाग में रहेगा? याद रखिए इंसुलेशन हो चुका है। करेक्ट।
अगर उस समय मुझे कोई गाली भी दे दे कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था और वो गाली देकर बगल मुझे प्रोवोक कर रहा है, तो मैं इंजेक्शन लाऊंगा कि पहले मैं लड़ूंगा? इंजेक्शन लाऊंगा। यस। सोचिए कि ऐसे में मेरी कार को या मेरी बाइक को या मुझे मेरे ट्राउजर्स को कोई रिक्शा वाला फाड़ता हुआ चला जाए, मैं उसके साथ मारपीट करूंगा कि इसको लेकर आऊंगा पहले। याद रखिएगा, यही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपका माइंड उस समय, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों से आपके माइंड को, आपकी सेंसेस को पूरी तरह से कोई पावर है जो हटा रही है, और जहां पर आपका फोकस है वहां पर उसकी निगाह है, वहां पर उसका एक तरह से विजन है। अगर ये चीज हो जाती है तो इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझें। लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ओकल्ट साइंस की तरह लेना शुरू कर दिया कि अगर मैं कहूंगा आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तो मेरे ऊपर धन की बरसात होगी। भाई, अगर 1,00,000 2,00,000 लोगों में से एक ट्रेनर कह रहे हैं मेरे पास तो ऐसे हुई थी, ये रूल नहीं हो सकता। रूल वो होता है कि 100 में से 90 लोगों के लिए काम कर रही हो चीजें। अगर 1000 लोगों में से एक के लिए काम कर रही है तो वो रूल नहीं होगा, मैं उसे कभी भी बाई नहीं करूंगा, मैं उस पर कभी भी यकीन नहीं करूंगा। उसके साथ तो और बहुत सारी चीजें हैं जो तुम नहीं बता रहे हो। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ उस फोकस को क्रिएट करना है, और जैसे ही आप उस फोकस को क्रिएट करते हैं, आपके पास माइंड, हार्ट और गट का एक एक्सिस है। उस समय जैसे ही आपको पता चला कि ये आदमी है यार, ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपके साथ बैठ जाऊं, तो अचानक मेरी फीलिंग मुझे बता रही है हाँ इट्स गुड, मुझे बेचैनी नहीं हो रही है। जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मुझे बेचैनी हो रही है, इसका मतलब है मेरा माइंड मुझे गाइड कर रहा है, भाई कुछ कर ले। जैसे ही मैं एक कदम उठा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये कदम उठाते हुए मुझे, मेरे अंदर एक हार्मनी आ रही है, एक खूबसूरत बदलाव मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि फाउंटेन ऑफ अमृत बह रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, इस समय मेरी सभी सेंसेस को, और उन सेंसेस के द्वारा मेरी ग्लैंड्स और मेरे हार्मोन और मेरे डीएनए को, और इवन मेरी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी एनर्जी देने के लिए उसे गाइड कर रहा है। करेक्ट। इसे हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। यह भी ओकल्ट साइंस नहीं है। सिंक्रोनिसिटी का मतलब है कि अब ऐसा लग रहा है आपको कि यूनिवर्स आपको संदेश दे रहा है। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि कोई थॉट आ रहा है, यार उससे बात कर लेते हैं, यार इसको फोन कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना। एंड द मोमेंट यू डू इट, ऐसा लगता है कि अगला जो रिजल्ट था वो आपके लिए तैयार था। इसे हम क्वांटम क्रिएशन भी कहते हैं फिजिक्स में, कि जैसे ही आप किसी भी चीज को इस गहराई से सोचते हो, यानी कि वो वायरिंग और फायरिंग करते हुए जो विजुअलाइजेशन करना है, जिसकी टेक्निक मुझे समझानी चाहिए इस पॉडकास्ट में अभी बता रहा हूं, उस समय उसमें लिखा है कि जब आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को इस तरह से प्रयोग करते हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाता है, तो आप चीजों को ऑलरेडी कोलैप्स करना शुरू कर देते हो, यानी कि क्रिएट करना शुरू कर देते हो इवेंट्स को, जो फ्यूचर में आपको ढूंढ लेंगे। अब सवाल उठता है कि जब वो कहते हैं कि कैसे आप इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को कोलैप्स करें, उसे चीजों में बदलें जो 2025 में आपको करना चाहिए, तो पहली चीज करें कि आप विजुअलाइजेशन की बेसिक चीज को समझ लें। सब लोग उसमें गलतियां कर रहे हैं। मैं 34 सालों से एनएलपी पढ़ा रहा हूं, और सारा गेम एनएलपी का या एनएलपी टेक्निक का या न्यूरोप्लास्टिसिटी का या एनएलपी 2.0 में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि कैसे आप अपने हार्ट की एग्रीमेंट को ले किसी गोल के साथ, दिल तो मना कर रहा किसी चीज के लिए, और यहाँ पिक्चर बना ली। हाँ। इसका मतलब है कि एक वसीम बरेलवी का एक शेर है कि आंख कहे है दिन निकला है, दिल ये कहे है रात भला मैं मानूं किसकी बात। 99% लोग तो हर एक गोल के साथ एक कन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं। कल सुबह जल्दी उठना है, अलार्म भर देते हैं, और सुबह अलार्म बजता तो एक आवाज आती है अंदर से, कल उठेंगे, और फिर आप सो जाते हैं। आप वही हैं जो कल कह रहे थे। याद रखिएगा, हम बटे हुए दो लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। वो तभी पूरा हो सकता है जब आप प्रॉपरली अपने माइंड को रिन्यू करें, और रिन्यू करने का बहुत सारी टेक्निक है एनएलपी 2.0 में जो मैं निकाल कर लाया हूँ या लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। पर उसमें पहला काम है कि विजुअलाइज करना शुरू करें, और वो विजुअलाइज करें कि जिस तरह से आप क्वांटम वर्ल्ड को मानो पॉजिटिव वे में कोलैप्स कर रहे हो। यू कैन मेक योर थॉट थिंक। आप अपने विचारों को ही चीज़ों में बदलें। ये तो पहली बात है कि जो भी चीज़ बाहर की दुनिया में बनी है उसका जन्म पहले कहीं ना कहीं किसी के मन में हुआ है। ठीक है ना, किसी के दिल, और दिल ने गवाही दी कि तुम इस काम को कर लोगे, जबकि वो लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड थे। करेक्ट। लेकिन ये करे कैसे सर? हाँ,
तो सबसे पहले जब भी आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को एक्सपेक्टेड करना शुरू करें, तो आप पहले उस लक्ष्य को अपने मन के अंदर निर्धारित करके परमिशन ले लें अपने हार्ट से और गट से। सबसे पहले आप कुछ ना करें, सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को देखें कि इस साल मैं अपनी खूबसूरत बॉडी को बनाना चाहता हूँ या धन को कमाना चाहता हूँ। वो धन मान लेते हैं आपने कमा लिया है, या उस धन के लिए आप अपने प्रयास को कर रहे हैं, या वो धन आपके सामने बहुत सारे रिवार्ड्स के साथ दिखाई दे रहा है। पहले तो आप आराम से बैठ जाएं और देखें कि ये पिक्चर अच्छी बन रही है। अगर ये पिक्चर नहीं बन रही है तो यहाँ पर अपने मन को आप धीरे धीरे अलाइन करें, क्योंकि आपका मन अभी इसमें ऑब्जेक्शन दे रहा है। आपका मस्तिष्क यानी कि आपका माइंड उन इमेजेस को नहीं बना रहा है। जैसे ही वो इमेजेस को बनाने लगे, दूसरा काम है कि आप अपने माइंड से कोहेरेंस करें, यानी कि अपने हार्ट को माइंड से अपने हार्ट तक ले जाएं और देखें कि अगर मुझे ये पिक्चर आ रही है जिनमें मैं पैसे वाला हो गया हूँ, बड़े लोगों के बीच में बैठा हूँ, अच्छी अच्छी मैं चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ, तो क्या मेरे हार्ट के ऊपर कोई बोझ तो नहीं आ रहा है, कोई एंग्जाइटी तो नहीं आ रही है, यहाँ से कोई मना तो नहीं हो रहा, मेरी हार्ट बीट ऐसा तो नहीं है कि रेस करने लगी है या मेरा दिल दबने लगा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर फिर आप थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठे रहें, अपने गोल्स को ना बदलें, बल्कि अब धीरे धीरे अपने हार्ट पर अटेंशन लाते हुए धीरे धीरे अपने हार्ट से कहें कि इसको एग्री करें, कृपया मुझे इसके लिए अपनी परमिशन दें। और जब ये पूरा हो जाएगा आपका 2-3 दिन में, तो समझ लीजिएगा आपका माइंड और आपका हार्ट कोहेरेंट यानी कि एक रूपता में आ चुके हैं। यहाँ से ऑब्जेक्शन बंद हो चुका है, यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा इस गोल के लिए। अब तीसरा है कि ये भाव जो बन चुके हैं, इस भाव के लिए आपको शक्ति भी चाहिए, और शक्ति देगा आपका गट, जिसको हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंस्टिंक्ट होती है, इसीलिए गट इंस्टिंक्ट कहा जाता है। अब तीसरा काम करें कि आपने जो गोल बनाए थे उनकी इमेजेस बढ़िया आ रही हैं, आप कहेंगे जी आ रही हैं, ठीक है ना। वो गोल पिक्चर कैसे बनेगी वो मैं अभी विजुअलाइजेशन में बताऊंगा। उसके बाद आपने हार्ट से कहा, मैंने आपसे पूछा हार्ट ओके कह रहा है, दिल से आवाज आ रही है। यहाँ पर किसी और मामा फूफा की तो आवाज नहीं आ रही जो कह रहे कि बेटा कुछ नहीं होगा तेरे जीवन में, ठीक है ना। किसी और घर के व्यक्ति की या सिग्निफिकेंट आदमी की आवाज तो नहीं आ रही, पास्ट के किसी टीचर की तो आवाज नहीं आ रही, तो तुझसे कुछ नहीं होगा। अगर वो आ रही है तो आपका भाव बदल रहा है, सेल्फ डाउट के आप शिकार हो चुके हैं। मैं वही आपको बता रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है। ये इनफैक्ट मैं मेरा पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। दिमाग बोलता है कि हाँ यार ये करना है, ये करना है, दिल को कन्विंस कर लिया कि हाँ यार ये अचीव होगा, लेकिन यार फिर वो सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या सच में मैं कर पाऊंगा। यहाँ पर पड़ी हुई बहुत सारी आवाजें आपके जीवन को खराब कर रही हैं, जो बचपन में आपकी सेल्फ इमेज को बिगाड़ दी गई थी इन आवाजों के द्वारा। तो जब आपका हार्ट यहाँ से पूरा हो जाए तो अब आप हार्ट के नीचे जाएं और अपनी जहाँ पर नेवल एरिया है, यहाँ पर हमारी एक एनर्जी होती है, इसे हम हारा कहते हैं। हारा हमारे वेस्टर्न यूपी में आग के गोले को कहा जाता है। अच्छा, हाँ ठीक है ना। हारा वहाँ पर एक वर्ड होता था, गांव के लोग ही समझ पाएंगे, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। गांव में हमारे घरों में जो आग जहाँ पर होती थी पूरे दिन, जहाँ पर आग जिंदा रहती थी, बुझने नहीं देते थे, उसको हम हारा कहा करते थे। तो हम ये कहा था हारे में से आग निकाल लो, ठीक है ना। अब तो नेचुरली हमारे पास बर्नर हो गए और हमारे पास माचिस हो गई, तब सिर्फ आग हुआ करती थी। तो हारा एक हमारी नाभि के पास है। अब आप इस इमेजिन करो कि इस इमेजेस को आप जी रहे हैं, अभी आपका हार्ट भी ओके। अब आप अपने धीरे से इस एक्सिस को एंजॉय करो अपने गट पर लाकर, स्पेशली नेवल एरिया पर। ये तीनों पार्ट वेगस नर्व के द्वारा जुड़े हुए हैं, और वेगस नर्व हर एक थॉट को, बॉडी के थॉट को माइंड को देती है और माइंड के थॉट को बॉडी को देती है। और अब आप अपने गट में देखिए, कहीं गट में बटरफ्लाई तो नहीं चल रही है, भारीपन तो नहीं है, यहाँ मरोड़ तो शुरू नहीं हो गई, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ से लग रहा है कि नहीं इट्स नॉट ओके। तो इसका मतलब है अभी आपका गट ओके नहीं है। गट ओके करने के लिए आप सबसे पहले विजुअलाइजेशन को ही करें, और फिर अगर गट का आपका ज़्यादा खराब रहता है फिजिकल वे में, आप कॉन्स्टिपेशन के बीमार हैं, आप ज़्यादा भूख के बीमार हैं, आपको अननेसेसरी एसिड रिफ्लक्स होता है, तो इससे याद रखिएगा जो गट की सेंसेशंस हैं जो आपके माइंड को प्रभावित करते हैं, आपने उनको खराब कर रखा है। तो अपने गट को भी ठीक कर लें 2025 में। और जैसे ही आप इन तीनों के साथ जुड़ेंगे, अब ये वो मोमेंट होगा कि आप एक होलनेस की तरफ बढ़ चुके हैं, आप एक पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। और अब पहली बार आपको मैं इसमें विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, और वो विजुअलाइजेशन ऐसा होगा कि मानो जिन चीज़ों को तुम ये मानते हो कि ये अनएक्सपेक्टेड है, पर तुम अपनी लाइफ में चाहते हो। आप चाहते हो कि आप एक
जीवन के नए लेवल पर पहुंच जाएं, जहां पर आपके पास ये सुविधाएं हों। हाँ, मतलब एक मान के चलो, एक एग्जांपल की मैं खुद चाहता हूँ कि 2025 में मैं बहुत पतला हो जाऊँ, फिट एंड फाइन हो जाऊँ। यस, और आपके पास पैसा भी, हाँ, पैसा और कुछ भी हो, विशेष बढ़िया रिश्ते भी हों, यस, और आप बढ़िया देशों में भी घूमें, हाँ, और आप बढ़िया दान भी करें, 100 करोड़ कमाए, 10% राम वर्मा को भी दें। 90 करोड़ दे दो, ऐसा नहीं, बताओ। 10 ही काफी है, इस चक्कर में मेरे कई सौ करोड़ मरे पड़े हैं मार्केट में। सही है, तो इसे विजुअलाइज कैसे करें? विजुअलाइज ऐसे करें कि सबसे पहले आपको कम से कम 5 से 7 मिनट आपको स्टिल बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें आप हिलेंगे नहीं। यानी कि आपकी बॉडी जब भी हिलती है, किसी विजुअलाइजेशन को करते हुए, मैं बता देता हूं कि आप इस समय एंजाइटी में गुजर रहे हैं। जब भी आप एंजाइटी में रहेंगे और आपकी बॉडी बार बार बदलने के लिए कह रही है कि हाथ को यहाँ रख लो, ये ऐसे दुख रहा है, तो समझिए कि अभी आप आउट ऑफ स्पेस एंड आउट ऑफ टाइम नहीं गए हैं। जब भी आप विजुअलाइज करें तो आपका पहला रूल समझ लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, वो है गो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। समय और स्पेस के परे जाकर आपको विजुअलाइज करना है। आप कहेंगे ये क्या है, ये तो हमने जैन मास्टर्स को करते हुए देखा है। बिल्कुल, हम सब जैन मास्टर्स हैं, भले ही आप ग्रस्त हैं चाहे कितना भी है। यही मतलब, ये मत समझिएगा कि ये सब चीज़ें जो जैन मास्टर्स या योगियों के लिए थी वो हम नहीं कर सकते, हम भी उनके उतना ही उत्तराधिकारी हैं, ठीक है ना। और आपको बहुत बड़े हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना इतना है कि आप शांत बैठकर अपनी बॉडी को शिथिलीकरण कर लें, यानी कि एडजस्ट रीएडजस्ट कर लें, और उसके बाद आप अपनी स्पाइन को सीधा रखें, क्योंकि स्पाइन को जब आप सीधा रखते हैं तो पहला मैसेज जाता है आपके माइंड को कि समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू हैपन। यह आपकी डिलाइटफुल पोजीशन को शो करता है। जब भी आप गोल सेट करें तो कभी भी आपकी स्पाइन डेली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक डिप्रेसिंग है। तो आपने कंधे सीधे करके अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए हल्की सी गर्दन को हल्की सी ऊपर की 1 डिग्री ऊपर की तरफ रखनी है। इससे हमारा विजुअल मोड स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपको विजुअलाइजेशन नहीं होता तो इसलिए कई बार नहीं होता क्योंकि आपकी गर्दन झुकी होती है। जब भी हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा काइनेस्थेटिक मोड यानी कि फीलिंग मोड और ऑडिटरी मोड स्ट्रांग हो जाता है। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो कभी भी आप देखेगा जितने भी विजुअल्स हैं या विजनरी लोग हैं वो ऐसे देखते हैं, यार एक काम करना है बड़ा। अब आपको कुछ नहीं करना, आप शांत बैठते हुए उन इमेजेस को देखना शुरू करें कि मानो आपका गोल पूरा हो रहा है या हो गया है, एंड यू आर एंजॉइंग देयर रिवार्ड्स। जब आप कह रहे हैं कि मैं पतला बनना चाहता हूं तो आप इमेजिन करना शुरू करें कि आप अपने मेंटल स्क्रीन पर एक इमेजिन कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी पतले हो चुके हैं एंड योर वेट उसके बैकग्राउंड में घूमता आ रहा है कि वो 65 kg है, 67 kg जो भी है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूं। जब मैंने अपने वेट को 72 kg किया NLP के द्वारा, तो मैंने बार बार अपने माइंड को 72 kg दिखाया, लेकिन 72 kg के बाद मैं कैसा दिखूंगा, मैं कौन सी टी शर्ट पहनूंगा, वो भी मैं वहां देख रहा था। मेरे बाल कैसे होंगे, ठीक है ना, मैं कैसे बालों में ऐसे भी कर रहा हूँ ये भी मैं देख रहा था। मैं ये भी देख रहा था कि मेरे शूज कैसे होंगे और मेरी वॉच कैसी होगी। मैं ये भी देख रहा था कि मेरे कैसा दिखूंगा, जब चल रहा हूँ तो कैसे महसूस करूंगा, मैं लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, इतनी डिटेल में जाते जाते अचानक आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी आपको महसूस ही नहीं हो रही है। ये वो मोमेंट है जब आप स्पेस से बाहर जा रहे हैं, यानी कि अब आप इस कॉन्शियस वर्ल्ड में नहीं है, पूरी तरह से अनकॉन्शियस वर्ल्ड की पहली वायरिंग या फायरिंग करते जा रहे हैं। और बार बार इसे करेंगे तो ये वायरिंग हो जाएगी और बार बार करते रहेंगे तो मैं माइलिन इंसुलेशन भी बता देता हूं आज। तो जब आप इसे कर रहे होंगे तो इतने से काम नहीं चलेगा। जब ये तो फीचर होगी कि मैं कैसा दिख रहा हूं। अब सवाल आता है कि इस फीचर को भाव के साथ जोड़ेंगे कि अगर मैं पतला हो गया हूं या 72 kg का हो गया हूं या हेल्दी हो गया हूं या ये मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, जो बीमारी अगर मुझे है, ठीक है ना, तो ये फीचर होंगी कि मेरा बीपी इतना दिखाई दे रहा है, मेरी शुगर ये है, मेरा वेट ये है, ठीक है ना, मेरे पैरामीटर्स ये हैं, डॉक्टर मुझे ये कह रहा है। ये तो फीचर है। फीचर से कभी भी माइंड जो है भाव पैदा नहीं करता, वो हमेशा बेनिफिट से करता है। अब मैं वहां देख रहा हूं कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितना प्यार दे रहे हैं, भले वो मेरी दुनिया में नहीं है इस फिजिकल वर्ल्ड में, पर मेरे इमोशनल वर्ल्ड में है। करेक्ट। तो मैं उनके रिवार्ड्स को एंजॉय कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरी फैमिली कितनी खुश है कि जब मैं उनके साथ ऐसा हूं, ठीक है ना। इवन मैं अपनी जनरेशन को देख रहा हूं कि वो कितने खुश होंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि मेरे कुछ पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं कि राम सर यू आर माय रोल मॉडल, वो अभी भी कहते हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि मैं अगर ये वंडरफुल हेल्थ मुझे मिलेगी तो मैं कौन से पैसे को अचीव करूंगा, मैं किन लोगों के साथ इस समय अपनी इवनिंग को बिता रहा हूं,
किन लोगों के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, किस तरह से मैं लोगों को भाषण दे रहा हूँ कि वो अपनी लाइफ को लें, और मैं उन तालियों को सुन रहा हूँ। जब आप इस मोमेंट में खोना शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी से भी बाहर आ जाएंगे, यानी कि बॉडी का आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब आपको समय का भी पता नहीं होगा कि कितनी देर गुजर गई है। इस समय आप अपने स्पेस और टाइम से परे थे, यानी कि आप अपने कॉन्शियस लॉजिक से बाहर थे। राइट। जब आप कॉन्शियस लॉजिक से बाहर आते हैं तभी याद रखिएगा आपका अनकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। और अब आपने 6 महीने 8 महीने के लिए जितना विजन बोर्ड से लर्न करना था ना, वो ऑलरेडी हो चुका है। 4 बार और बैठ जाओ यार। अब तुम कह रहे हैं मैं पहले तो किताबें में वो पिक्चर काटूंगा कहीं से, फिर वो चिपकाऊंगा, वो सारी स्टिल फोटोग्राफ हैं, फिर मैं उन्हें देखूंगा, रोजाना एंग्जाइटी बढ़ेगी, हो कुछ नहीं रहा है, ये सामने मेरे विजन बोर्ड दिमाग खराब कर रहा है, ठीक है ना। फिर आप खड़े होंगे, बीबी कहेगी मेरी तरफ तो देखते नहीं, विजन बोर्ड की तरफ देखते रहते हो, ना ये मिल रही है ना ये मिल रही है, ठीक है ना। तो सही है, सिंपल सी बात है, इस तरह से आप विजुअलाइज करें, कारण आपके पास होना चाहिए। रही बात माइलिन इंसुलेशन की, यहां पर मैं बहुत ट्रेनर से नाखुश हूं, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिल की बात कह रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। एक बीमारी हमने पाल रखी है सर, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वो विजुअलाइजेशन 4 बजे करना चाहिए उठ के। अरे भाई तेरे पे 9 बजे तो उठा नहीं जाता, तू 4 बजे उठकर, उधर तेरे पेट में गैस बन रही है, उधर तुझे नींद आ रही है, उधर तेरी कमर टूट रही है, एक तू ये सोच रहा है यार ये कब 5 बजेंगे फिर दोबारा सो जाऊंगा, तू क्या करेगा? सारी चीज तो तुमने अपने अगेंस्ट कर ली, और 4 बजे उठकर 1 घंटे के लिए तो तू करेगा कि आई एम अचीविंग मनी, आई एम अचीविंग मनी, आई एम अचीविंग मनी, और 23 घंटे तू बावलेपन की बात करेगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बीबी कह रही होगी तुमसे कुछ नहीं हो सकता, पड़ोसी कह रहे यार तुम कि तुम्हारी तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, सामने दोस्तों के सामने खड़े हो गए तुम कुछ नहीं कह रहे, तुम्हारा सारी अपीयरेंस सारी गड़बड़ हुई पड़ी है, ठीक है ना। उधर फिर शाम को एक बार फोन आ जाता है, सर वो क्रेडिट कार्ड की लिस्ट आपने पेमेंट नहीं करा। तो हो गया काम। आपका 1 घंटे में करना क्या है? कभी माँ को देखा है कि उसका बच्चा बीमार हो तो 1 घंटे के लिए सोचेगी कि वो ठीक होना चाहिए? वो 24/7 रहेगी। अरे भाई अगर तुम्हारा गोल इतना बढ़िया है, इसे यहां पर फिक्स करके माइलिन इंसुलेशन करते हुए आपको 24/7 जोन में रहना। इस समय मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, मुझे मेरे गोल यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और मैं उस कॉस्मिक फील्ड में घुस जाता हूं आंखें बंद करके कि मेरे सामने एक कॉस्मिक फील्ड है जहां पर सभी संभावनाएं हैं। अगले पल में सारी संभावनाएं है ना मेरे और आपके पास। करेक्ट। अगले पल पर मैं बाहर जाके दारू भी पी सकता हूं और एक किताब भी पढ़ सकता हूं। अगले पल में मुझे एक बड़ा परिवार भी मिल सकता है, ठीक है ना, जैसे मैं मैसेज खोलूंगा, और अगले पल में मैं किसी के साथ माँ बहन की गाली गलौज भी कर सकता हूं और मारपीट हो सकती है। अगले पल में मैं एक बड़ा अवसर गेन से कर सकता हूं, अगले पल में मैं किसी से मारपीट कर सकता हूं। यस और नो? सही है। यानी कि इतनी संभावनाएं हैं, तो हमारे कॉस्मिक फील्ड में तो इतनी संभावनाएं हैं। तो आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक बबल है, मैं अब आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी की 24/7 आप अपने माइलिन इंसुलेशन में रहें। सिंपल सी बात है कि इमेजिन करिए कि आपके सामने एक खूबसूरत गोल्डन वाइब्रेशन का कॉस्मिक फील्ड है, गुब्बारे की तरह, बलून की तरह। इमेजिन करिए आप उसमें एंटर कर रहे हैं और आपके लिए जो संभावनाएं हैं वो असीमित है वहां पर, लेकिन आप चूज कर रहे हैं कि ये मैं नंबर 1 चाहता हूं, ये नंबर 2 चाहता हूं, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और आपने इसमें इतनी देर तक इन 5 इवेंट को, 7 इवेंट को, 10 इवेंट को रट लिया है कि ये आपके ब्रेन में उसी तरह से याद आगे हो गई है जैसे आपको गाने याद हो रहे हैं, जैसे आपको अपने परिवार के लोगों के चेहरे याद हो रहे हैं। सही है। जैसे ही ये काम हो जाएगा, अब आप 24/7 उसी जोन में रहेंगे। आपको कॉन्शियसली नहीं पता, पर आप उसी जोन में काम करें। इस समय मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि मेरा एक परिवार है, मैं उसकी देखरेख करना चाहता हूं। करेक्ट। उसके लिए मुझे अच्छे काम करने होंगे, उनमें से एक ये भी है। करेक्ट। तो वो बैकग्राउंड में चल रहा है ना कुछ, वही तो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो 24/7 उस कॉस्मिक फील्ड को मैं साथ लेके चलता हूं जो यहां पर हमेशा घूमता रहता है। मैं खाना खा रहा हूं तब भी वो चल रहा है। तो मेरा तो लॉ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम प्रोग्राम करने के बाद, और किसी दिन मुझे कोई अवसर नहीं मिल रहा, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और अचानक वो मेरी निगाहों के सामने एकदम से ऐसा कुछ लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है, एंड ऑफ द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड इज जस्ट ए बैंड ऑफ द रोड।
तो भाई आपको लगा था या तो सड़क बंद होगी, पर ये तो मोड़ है। हाँ। या एक टी शर्ट पर लिखा था किसी की, और वहां लिखा था एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए पर्पस। तो मैं एकदम ढूंढ लूंगा, इसका मतलब है मेरा काम बिगड़ गया, अभी गोल पूरा नहीं हुआ, तो कोई ना कोई पर्पस है। ये किसने दिखाया है? ये आपको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने दिखाया, जिसके बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा लोगों को। सही है। बस ऊपर ऊपर कह रहे हैं कि मैं 5 बार बोलूंगा आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, और पैर ऐसे हिल ले। भाई तेरे एंग्जाइटी ठीक कर ले। अगर मेरे बर्तन में कीचड़ है और तुम्हारे पास प्योर मिल्क है या शहद है, वो प्योर है। जब तक वो आपके पास क्या है, प्योर है। मेरे पास एक बर्तन है, उसमें 2 लीटर शिवर का पानी मिला हुआ कीचड़ है। और जैसे उसमें आपने शहद डाला, अब वो शहद है कि कीचड़ है? कीचड़ ही अब आपने अगर 1 लीटर डाला तो 3 लीटर कीचड़ हो गया। उसमें से आपने 2 लीटर और दूध डाल दिया, वो भी आपके 5 लीटर कीचड़ हो गया। है वो कीचड़। सो अगर मैंने अपने अंदर के रंजिशों को खत्म नहीं करा, अंदर के फोबियाज को खत्म नहीं करा, अंदर के मैंने बेकार की जो वैल्यूज भरी पड़ी है उन्हें खत्म नहीं करा, अंदर के ब्रेकअप्स को खत्म नहीं करा, अंदर के जो पेन्स लिए घूम रहा हूं, अंदर के जो हर्ट लिए घूम रहा हूं, उन्हें तो आप खत्म नहीं कर रहे हैं। और कह रहे कि नया माइंड सेट से बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई भी चिल्ला के कहता था नया माइंड सेट बनाओ। मैंने कहा कैसे? ये तो वही वाली बात है कि मुझे आप मोटिवेट कर रहे हैं कि आप प्लेन उड़ाओ, और मैं जानता ही नहीं प्लेन उड़ाना। इफ यू मोटिवेट एन इडियट, व्हाट विल यू गेट? अ मोटिवेटेड इडियट। सुपर। तो हमें तो ट्रांसफॉर्म करना ना। करेक्ट। एक माँ को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है उसके बच्चा अगर बीमार है? नहीं। आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े अगर माँ बीमार है तो? नहीं, जरा भी नहीं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिकॉज उसका यहाँ पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्ड हुआ पड़ा। शी इज माई मदर एंड आई कैन डू एनीथिंग। आपके सामने कोबरा आ जाए तो आप दौड़ जाएंगे, लेकिन कोबरा और आपके बीच में अगर परिवार का सदस्य आ जाए, आप कोबरा को मारने के बाद दौड़ेंगे। यह है पावर ऑफ माइंड। वो किस चीज को परसीव कर बैठा है। अगर वहां कोई परसेप्शन ही नहीं है, कोबरा और मेरे बीच में अगर कोई आदमी आ जाए जिसको मैं जानता ही नहीं, भाई मैं तो अपनी जान बचाऊंगा। लेकिन कोबरा के और मेरे बीच में अगर मेरे परिवार का कोई आदमी आ जाए तो मैं पहले कोबरा को मारने की कोशिश करूंगा। यस और नो? यस। इसका मतलब यह है कि वो जो आदमी है हम दोनों के बीच में, वही तो आपके लक्ष्य का विजुअलाइजेशन है। सुपर। तो सर ये मुझे जस्ट अभी एक और चीज़ जाननी है कि क्या ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके हम अपने अंदर की, ये जो आपने जैसे बताया कीचड़ जमा हो गया है, क्या कुछ खराब फीलिंग्स हो गई है, कुछ बैड मेमोरीज है, कुछ किसी के लिए लाइक वो एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या ये सारी चीज़ों को भी क्लियर किया जा सकता है? सबको बिल्कुल क्लियर। सिंपल सी बात है, अगर आपके माइंड और बॉडी ने आपकी अंदर कोई बीमारी डाली है, उसने डिसीजन लिया, तो इस डिसीजन को वो उल्टा भी कर सकता है। मेरा हाथ यहां तक गया, ये मेरे बॉडी और माइंड का एक डिसीजन था, मैं इसे नीचे भी ला सकता हूं। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी ने एक डिसीजन लिया है बीमार होने का, तो उस हेल्थी रहने का भी तो डिसीजन ले सकता है। और बहुत सारे लोगों का लेता भी तो है। लोग अपने कैंसर को ठीक नहीं कर रहे हैं क्या? कैसे होता है ये मैं जानना चाहता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि यहीं पर आपको कई चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहली चीज यह है कि आप किसी भी चीज को करना क्यों चाहते हैं, आपका माइंड उसे करने के लिए तैयार है। कई बार हम क्या बीमारी पड़ते हैं, तो कई बार हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारा एक ही माइंड होता है कि ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि मुझे ठीक करे, और बेसिकली ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं ठीक होना चाहता हूं। और यहां पर मुझे माइंड को बताना होगा कि मैं ठीक होने के लिए बेसिकली मेरे पास रीजन क्या है। अगर आपके पास बड़े रीजन्स आ जाएं तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया उन रीजन्स को सुनता है। जब आपका रीजन आपके पास आता है तो जो आपको हार्मोन पैदा करने वाली ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, उसी तरह के हार्मोन क्रिएट कर देती हैं। कई पॉडकास्ट में मैंने बताया, शायद आपके पॉडकास्ट में भी एक कहानी बताई थी कि एक आदमी ट्रैक्टर के नीचे दब गया कैलिफोर्निया में, और एक 13 साल की बेटी और एक 16 साल की बेटी हाइना और हेली ने उस ट्रैक्टर को उठा दिया। 1340 किलोग्राम का ट्रैक्टर, क्या वो दोबारा इस काम को कर सकते हैं? नहीं। याद रखिएगा, जब भी आपके पास एक कारण होगा उस समय आपके पास एक दैवीय शक्ति आ जाती है जो आपके अंदर निहित है, जो आपके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, कई बार मैं कहता हूं तू ठीक हो भी गया, कारण बताओ, तो वो कहता है कारण है। ऐसे कौन ढूंढते कारण ठीक होने का? भाई ठीक सभी होना चाहते हैं। अच्छा, ये कारण है आपका, सभी होना चाहते हैं, तो कल सभी ड्रगिस्ट होना चाहे तो कल ड्रगिस्ट भी हो जाएगा।
तेरे आसपास सारे लोग आलसी ठलवे हो जाए तो तू ठलवा भी होगा। तू अपना कारण बताना। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। ये एक किताब है लव मेडिसिन एंड मिरेकल, डॉक्टर बर्नी सीगल की, MS सर्जन है वो, और वो कैंसर पेशेंट्स के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने पाया कि कैंसर का जो इलाज है वो आपके माइंड में है। ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि 1983 में उनके पास एक कैंसर पेशेंट आया जो उनकी नर्स का फादर था। उन्होंने कहा कि उसको 3rd स्टेज का कैंसर था। उसने कहा कि तुम्हें इमीडिएटली सर्जरी करा लेनी चाहिए और बाकी मेडिकेशन पे आना चाहिए। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है मरने का, न आपके पास आने का। मैं एक माली हूं, मैं एक गार्डनर, और मेरा तो बाग तैयार हो रहा है, 6 महीने के बाद आऊँगा। 6 महीने बाद उसने कहा सर अभी टाइम नहीं है मेरे पास, और हम इंतजार करें कभी ये 4th स्टेज जाएगा, कभी ये मरेगा। उसने कहा कि 1987 में वो मेरे पास दोबारा आया। मैंने देखा तो वही नाम है। मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे चेक किया, अभी भी 3rd स्टेज का कैंसर जो का त्यों पड़ा। तो उसने, मैंने कहा कि दर्द है इसमें कुछ? कहता नहीं, मुझे पता ही नहीं इसका, मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जीने का दूसरी वर्थ है। जब भी आप याद रखिएगा, जीवन में वर्दीनेस को खो चुके हैं हम। कई बार हम ये मानते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं रखा। एक तो उठ पटांग गाने मत सुना करो आप, ठीक है ना। उस दुख के गानों को आपने ले के दिल पर लगा लिया, इन्हें मत सुना करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये वही डाउट है, ये वही विष है जो आपके गंगा जल में एक बूंद यूरिन अगर डल जाए ना, वो गंगा जल नहीं रहता। समझ लेना इसको। हमारा माइंड इस तरह से काम करता है, उसे एक बूंद बर्बाद करने के लिए। तो आपके बिलीफ कौन बना रहा है? आपके बिलीफ कौन बना रहा है? आपके बिलीफ बना रहे हैं आपके चारों तरफ के लोग, ठीक है ना। आपके बिलीफ बना रहे हैं आपके टीचर्स। भगवान ने आपको 100% यूज पैदा किया था, और आपके टीचर ने क्या कहा था? तुम तो 80% हो। और घर पे आके थप्पड़ लगे थे। किसने मारे थे? जिन्होंने तुम्हें 100% पैदा किया था, वही उस टीचर की बात मान के कह रहे बेटा तू तो 70% रह गया। फिर आप देखते 70% और मैं 100% हूं। भाई साहब, आप कहेंगे कि बात तो ये गलत सी लग रही, लेकिन सच तो यही है कि दुनिया ने जो तुम्हें बताया कि तुम कौन हो, तुमने वही मान लिया कि मैं यही हूं। जबकि मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास 86 बिलियन न्यूरॉन हैं जो नई चीजों को परसीव करने के लिए खुले पड़े हैं। बशर्ते कि तुम पड़ोसियों के और रिश्तेदारों की बात ना करो। आपके जीवन में 2 ही तरह के लोग हैं, एक रिलेटिव और एक पॉजिटिव। रिलेटिव और पॉजिटिव, क्या बात है। तो रिलेटिव के साथ तो आप रहते नहीं, पॉजिटिव आपको नेगेटिव करके छोड़ेंगे। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है ना। बहुत अच्छा माइंड सेट दे दिया आपने, मतलब एक रिलेटिव और एक पॉजिटिव। देख, इस चूज कैसे करना देख लो। ठीक है ना। वो आपकी चाय भी पियेंगे और फिर देर से कहेंगे बेटा आप तो डिप्रेस्ड नजर आते हो। करने वाले आप ही हो। इमीडिएटली आपका माइंड क्या रेफरेंस ढूंढेगा? हाँ फूफा जी, थोड़ा सा काम ढीला सा चल रहा। एकदम से आपको याद आ जाएगी एक गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली गई। ठीक है ना। फिर एक और आ जाएगा, यार एडमिशन भी आज कम हुए हैं। क्योंकि जैसे ही आप माइंड को कोई भी गोल देते हैं, वो वही ढूंढना शुरू कर देता है। अगर मैं आपसे कहूं थिंक ऑफ अ पॉजिटिव डेज ऑफ योर लाइफ, आप एकदम से एक पॉजिटिव दिन आ जाएगा। और मैं कहूंगा कि थिंक ऑफ नेगेटिव इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, कहते अभी भरी पड़ी है, इमीडिएटली योर माइंड गोज देयर। तो इसका मतलब है कि जब आपका माइंड इस तरह से काम कर रहा है, तो कृपया ऐसे ट्रिगर से बचें जो आपको नेगेटिव कुछ भी माइंडसेट की तरफ दौड़ा रहे हैं। और इनका सबसे बढ़िया चीज है, मैं बताता हूँ, मेरा एक सीक्रेट है। मैं वही पूछने वाला था कि कोई एक ऐसा सीक्रेट बता दो कि अगर मुझे वापस पॉजिटिव तरफ आना हो तो क्या करें? जब भी आप कोई भी बेकार का गाना, बेकार की बातें और किसी रिश्तेदार या दोस्त की बेकार की बात सुनो, मुस्कुराते हुए मुंह बंद करके अंदर बोलो बावला है। ये ट्रिगर खत्म हो जाएगा। और अगर आदमी ऐसा है कि बावला है, नहीं कह सकते अंदर भी, तो उनसे कह दो आदमी इंटेलिजेंट है, बावलेपन की बात कर रहा है। तो बावलेपन की तो कोई भी बात कर सकता है। सही है। ठीक है। और अगर मुझे मेरी बात ही खराब लग रही है, अभी भी आंख बंद करके कह सकते हो वर्मा जी आदमी तो बढ़िया है लेकिन बावलेपन की बात कर रहे हैं। कम से कम नुकसान तो नहीं होगा हार्ट पे। सही है, सही है। तो सर क्या ये सारी टेक्निक्स को यूज करके हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं? मतलब कुछ ऐसी बीमारी होती है जो शायद लाइक डॉक्टर्स कभी कह देते हैं कि नहीं यार इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे अगर लाइक सोराइसिस करके स्किन की कोई डिजीज है, जैसे उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत बार डॉक्टर कहते हैं कि नहीं यार ये मेरे साथ भी हुआ है कि लाइक वो बोलते हैं कि नहीं आपको क्रीम दवाई हमेशा लगानी ही पड़ेगी, हमेशा वो करना ही पड़ेगा। तो क्या ये सारी चीजें भी ठीक हो सकती है? पहली तो बात है कि आपने ये मान लिया कि मेडिकल साइंस कंप्लीटली इवॉल्व हो चुकी है। हर साल तो नई दवाइयाँ आ रही हैं,
तो इवोल्यूशन तो हुआ नहीं। सही बात तो है, तो अभी तो 1% भी नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों ने किसी भी अपने रेफरेंस को, किसी भी अपने अनुभव को एक सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह हमें देना शुरू कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं ऊनी कपड़े पहनना अच्छे होते हैं, भाई साहब मुंबई में नहीं, दिल्ली में जब ठंड हो, तो सेंटेंस पूरा ये होना चाहिए था, ऊनी कपड़े अच्छे हैं सर्दियों में, गर्मियों में पहनोगे ना यहाँ पर जब यहाँ जून के महीने में, तो सब लोग आपकी तरफ देखेंगे कि बावला है। तो इसका मतलब है कि आपको किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना था। तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि ये बीमारी हमारी पैथी में नहीं है, अभी हमने नहीं सीखा कि कैसे ठीक होती है। पर उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि वहां उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दे आर गुड फॉर अस डॉक्टर्स। पर उन्होंने आपको कह दिया ये बीमारी ठीक नहीं होती या तुम ठीक नहीं होगे। याद रखना, जिस सोराइसिस की बात कर रहे हो ना, मैं आपको एक छोटा सा वो दे रहा हूं, ये इसकी एजुकेशन। जब आप सोराइसिस की बात कर रहे हो, पहली चीज ढूंढना ये है क्या, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपकी इम्यून सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, या फिर आपकी इम्यूनिटी जो भी है वह अपने होस्ट को मार रही है। जो आपकी स्किन पर जितने भी इम्यूनिटी की सेल्स हैं वो स्किन के ऊपर अटैक कर रही हैं। अगर आपको सोराइसिस की जगह एलोपेशिया हो जाता तो आपके बालों की जड़ों की वो अटैक करती। अगर वो आपके बीटा सेल को अटैक करने लगे इम्यूनिटी, तो आप बीटा सेल मार देते हैं और इंसुलिन बननी बंद हो जाती है। अगर वो जोड़ों को मारने लगे, अटैक करने लगे हमारी इम्यूनिटी, तो वो हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाती है। इसका मतलब है कि जब हमारी इम्यूनिटी एक गलती कर रही है कि वो कंफ्यूज होकर हमें ही मार रही है, इसे हम ऑटो इम्यून कहते हैं। उनमें से एक है सोराइसिस। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब सवाल दूसरा उठता है कि सोराइसिस ऐसा हमारे इम्यून सिस्टम ने करा क्यों कि वो अपने ही घर को मार रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि जब भी आप तनाव में होते हैं, यहाँ पर माइंड एंड गट है, पहले मैं माइंड को बता देता हूँ। जब भी आप माइंड में कोई भी तनाव लिए घूम रहे होते हैं, आपके पास पेनफुल मेमोरी है, पेनफुल ब्रेकअप है, पेनफुल फेलियर्स हैं, आपके पास पेनफुल रिजेक्शंस हैं, आपके पास ग्रीफ है, आपके बचपन में कोई आपके साथ एब्यूज हुई है और वो ट्रिगर जैसी होती है, तो इमीडिएटली आपकी हाइपोथैलेमस इस थॉट को लेकर आपकी बॉडी के अंदर एक माहौल क्रिएट करती है जिसका नाम है फाइट एंड फ्लाइट मोड। और उसमें जो एक थॉट क्रिएट होता है पूरी बॉडी में एनर्जी का, यह मैसेज आपके इम्यून सिस्टम पर जाता है। और इम्यून सिस्टम का पहला काम होता है कि दे आर द सोल्जर्स फॉर अस, वो हमारी आर्मी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम खतरे में हैं, तो अब हमारी आर्मी एकदम से रिएक्ट करती है। और ये 3 तरह से रिएक्ट करती है, ध्यान से सुनना, कि वो डर कर इम्यूनिटी एकदम से डर जाए और वो सरेंडर कर जाए। जब भी हमारी इम्यूनिटी सरेंडर करती है तो हमें छोटा सा बैक्टीरिया ही अटैक कर देता है और फिर हमें वह बैक्टीरिया हमारी जान भी ले लेता है। मैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा की एक बात सुन रहा था, एक बार मैं उनकी वर्कशॉप कर रहा था, 2006, 7 या 8 की बात है। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी की जो सेल है वो आपकी किसी भी बीमारी की सेल से, या आपकी जो इम्यून सेल है वो आपकी किसी भी वायरस से 10,000 से 1 लाख गुना अधिक मजबूत होती है। और आपके पास इम्यूनिटी की मिलियंस नहीं बिलियन सेल्स घूम रही हैं, और वो एक बैक्टीरिया आपके मुंह से अपने आपके सिस्टम में जाता है या आपके अंदर जाता है और वो आपको मारने लगता है। ये मत समझिएगा कि उस बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा दम है। असलियत में आपकी इम्यूनिटी इस टाइम सप्रेस हो चुकी है क्योंकि आप यहां से तनाव में गुजर रहे हैं। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि आपके सामने 20 मंजिला इमारत है और आप एक फुटबॉल में किक मारते हैं और वो फुटबॉल उस बिल्डिंग में जाकर लगती है और वो बिल्डिंग गिरने लगती है। तो ये मत समझिए कि तुम्हारी फुटबॉल में बहुत दम है। असलियत में ये बिल्डिंग इतनी कमजोर हो गई कि इसे एक बहाना चाहिए गिरने का। जब आप बीमार पड़ते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन आता है, इसका सिंपली मीनिंग यह है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है इस टाइम वो पूरी तरह से सरेंडर करा। ये एक हुआ। दूसरा तरीका यह है कि जब आप यहाँ तनाव से होते हैं तो उस समय आपका इम्यून सिस्टम अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा है तो वो ओवर रिएक्ट करेगा, और ओवर रिएक्ट करके अचानक आपके अंदर बहुत सारे ऐसे एलर्जिक रिएक्शन देगा जिसको आप एलर्जी कहते हैं। लेकिन तीसरी इससे भी खतरनाक है कि वह कंफ्यूज होकर आपका इम्यून सिस्टम, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ गुजर रहा हूँ, और उसने धाए 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 करके गोलियां चलानी शुरू कर दी और अपनों को मारना शुरू कर दिया। इससे हम ऑटो इम्यून कहते हैं। तो जब ऑटो इम्यून आपकी स्किन पर दिखाई दे रही है तो बेसिकली उसकी जड़, याद रखिएगा, आपके माइंड में पड़ी है, कभी भी किसी डॉक्टर से बात कर लीजिएगा।
ये तो माइंड से हुआ, लेकिन अगर आप अपने खाने को गलत खा रहे हैं और आपके पेट के अंदर भी वही सेंसर्स हैं जो यहाँ पर हाइपोथैलेमस की तरह हैं, जो उस खाने को गलत पकड़ रहे हैं, तो ये आपका इम्यून सिस्टम जो आंतों में 70% होता है, पूरी बॉडी का 70% सिर्फ आपके आंतों में होता है। आपने जैसे गलत खाना खाया तो आपका इम्यून सिस्टम रिएक्टिव हो सकता है और उस वह रिएक्टिव होकर सिर्फ इतना ही नहीं करेगा कि उस खाने को बाहर निकालेगा, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम पूरी बॉडी में किसी को भी खबर दे सकता है कि वी आर इन डेंजर, अटैक। तो जहां पर जो इम्यून सिस्टम की सेल है वो उसी बॉडी के पार्ट को अटैक कर सकती है। दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून। तो यहां पर अगर आप सोराइसिस को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले माइंड से शांत हों, फिर आप अपने गट को शांत करें, वहां पर बैक्टीरिया को देखें कितने हैं। आप देखें कि गट के नाम पर आप किसी डाइटिशियन की बताई हुई डाइट तो नहीं खा रहे बिना मतलब, कभी प्रोटीन खा रहे हो और कभी कुछ और खा रहे हो। समझा। ये कैसे ठीक किया जाए माइंड और गट को, दोनों को? एक तो आपने बताया कि कोई ऐसी चीज तो मैं नहीं खा रहा हूँ जो मेरे बॉडी के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर माइंड को कैसे ठीक किया जाएगा? 4-5 चीजें कर लें किसी भी ट्रेनर के साथ मिलकर, एनएलपी के कोई भी ट्रेनर के साथ मिलकर। मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपसे कहे मोटिवेटेड हो जाओ कि तुम ठीक हो, मोटिवेटेड हो जाओ ठीक, कुछ नहीं होने का भाई साहब, ये बाहर की बातें हैं। थोड़ी एंग्जाइटी और बढ़ा गो में तुम मेरी, ठीक है ना। कुछ और ही करना पड़ेगा। तो पहला काम करें, नंबर 1, 5 काम मैं बता रहा हूँ, इन 5 को नोट कर लें और ये हर एक बीमारी में कर दें। पहली चीज ये करें कि आप अपने लाइफ से पेनफुल मेमोरीज को हटाएं। वो आपके लिए इस समय भी अनफिनिश्ड एजेंडा की तरह काम कर रही हैं, वो अभी भी अनरिजोल्व इशू की तरह काम कर रही हैं। इस समय भी जब आप पेनफुल मेमोरी के साथ जी रहे हैं तो कई बार लोग कहते हैं सर वो तो मैंने भूल गया उसको। मतलब तुम्हारे कहने से भूल गया क्या माइंड? वहीं पड़ा है वो चूहा मरा हुआ। आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर में जो मरा हुआ चूहा है सर, एक्चुअली मैंने ना नाक बंद कर लिया, बदबू नहीं आ रही। क्यों, बदबू चली गई वहां से? नहीं, पर मैंने नाक बंद कर ली। बात तो एक ही है। या फिर आप कह रहे हैं मैं तो डीओ लगा लेता हूं जी। भाई साहब ऐसे नहीं बात बनेगी। ये कहने से नहीं होगा आई एम फॉरगेटिंग पास्ट पेनफुल मेमोरी ना। आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में पड़ी हुई है, जो पैटर्न के रूप में पड़ी हुई है, उनको वहां से डिसएम्पावर करना होगा। इसे कोई भी एनएलपी ट्रेनर, अगर वो सचमुच का एनएलपी ट्रेनर, तो आपके साथ कर सकता है। यही मैं अपनी वर्कशॉप में पहली दिन करता हूं कि अपनी पेनफुल मेमोरी को हटाइए। दूसरी चीज है, आप अपने अंदर की साउंड्स को म्यूट करिए। जो ये कह रही है ये ठीक नहीं होगी, उस आवाज को म्यूट करिए जो ये कह रही है ये बीमारी ठीक ही नहीं होती, चाहे वो आपके रिश्तेदार की है, दोस्त की है या किसी डॉक्टर की है। इन आवाजों को म्यूट करना होगा और इन म्यूट ही नहीं करना होगा, इनको रिप्लेस करना होगा। और वहां पर एक ऐसी साउंड को पूरी तरह से पूरी बॉडी में सुनना होगा, दैट आई हैव गॉट ऑल द पावर्स टू हील माई सेल्फ। तीसरी चीज आपको यह करनी होगी कि आपके पास अनवांटेड एंजाइटी भरी पड़ी है, यानी कि आप डिस्कंफर्ट में रहते हैं। 5 मिनट आपसे बैठा नहीं जाता, रात भर आप इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करवट लेते रहते हैं। इस एंजाइटी को आप एनएलपी के बढ़िया से सेशन में हटा सकते हो, एक बार में ही या 2 बार में। चौथी चीज आपको करनी होगी कि अब आपकी आउटकम इमेज क्या है। आउटकम इमेज ये है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है। उस बढ़िया सी इमेज को क्रिएट करिए। उसे क्रिएट करने में आपको 30-40 मिनट लगेंगे और उस इमेज के साथ मर्ज कर जाइए। यह आपके सबकॉन्शियस लेवल पर एक नई लर्निंग होगी आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, और वो पूरी बॉडी को उसी तरह से गाइड करेगा। अगर आपके पास कोई फोबिया पड़ा है, कोई बेकार के ट्रिगर पड़े हैं, उन्हें आप रिजोल्व कर लें एनएलपी से, और एक बढ़िया से फ्यूचर को देखें जहां पर आप 100वें साल पर भी डांस कर रहे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। सर, हम बीच में ये पैथी के बारे में बात कर रहे थे कि वो डॉक्टर को नहीं पता है कि ये पैथी यूज करे, वो पैथी यूज करे, लेकिन आजकल ये भी हो गया है ना कि बॉडी लोगों की ऐसी हो चुकी है जिसमें पहले, अगर मैं आयुर्वेदिक की बात करूँ तो आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी दवाई है जो पहले बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन आज अगर हम कोई भी लेते तो वो इतना असर नहीं करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके बारे में आपको एक चीज़ समझनी होगी। जब मैं बहुत सारी स्टडी कर रहा हूँ, जो माइंड गट कनेक्शन के बाद में जो गट के अंदर हमारा जो गट बैक्टीरिया है या गट बेसिकली है क्या चीज़, अगर इस पर आप देखो तो गट के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब 70 साल पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ, और उससे 100 साल पहले और चले जाओ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया काम करती थी, और आज भी वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी, जो मैं बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हुए या माफ़ी मांगते हुए लोगों से कह रहा हूँ, जो आयुर्वेद के लोग हैं,
कि भाई अगर माहौल ही नहीं है आपके गट के अंदर, किसी चीज को ठीक करने का माहौल ही नहीं है, याद रखिएगा उन दवाइयों को जो मेटाबोलाइज करते थे वो बैक्टीरिया नहीं रहे। हमारे आंतों में 10,000 से 35,000 तरह के बैक्टीरिया, इतनी स्पीसीज होनी चाहिए, और अभी रिपोर्ट आ रही है कि अब वो 1600 से 2000 तरह की स्पीसीज रह चुकी, बाकी कहाँ गए? तो जब आपके अंदर वो माहौल ही नहीं है, आज अगर आप आयुर्वेदा की चीजों को खाएं तो उतना बढ़िया रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कई बार लोग कहते हैं, जबकि उनके पास रेफरेंस है कि ये चीज तो बहुत अच्छी तरह से काम करे। तो दूसरी चीज ये हो रही है कि आपके जो सेंसर्स हैं और आपकी जो वेगस नर्व है, आप इसके बारे में पढ़ नहीं रहे। पहले लोगों के पास स्ट्रेस नहीं थी, 70 साल पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं थी मेरे परिवार में। वहां पर एक फादर हुआ करते थे जिनके पास एक काम होता था कि भाई फसलें उगानी है और घर को यूटिलिटेरियन वे में चलाना है, उपयोगितावादी चीजें खरीदनी है, शादी करनी है और आगे बढ़ जाना है। करेक्ट। अगली जनरेशन को सौंप देना है, फ्री हो जाना है। अब हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेस है, हमने बहुत सारी स्ट्रेस को ऑलरेडी वेगस नर्व को हमने टायर्ड कर दिया, बर्न कर दिया, यूजलेस कर दिया। हमने अपने गट के जितने भी सेल्स है या जितने भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, जो ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन निकलते हैं, वो सारे बर्न आउट हुए पड़े। उसके बाद आप कह रहे हैं कि उस लक्षण में आयुर्वेद की ये दवाई खाइए। बिल्कुल वो ठीक है, वह दवाई एक मोमेंट पे काम कर रही थी। यानी कि एक रूल समझिएगा, ऑल द थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। मैं इसे हिंदी में फिर दोहराता हूं इंग्लिश में, ऑल द रूल्स बीइंग कांस्टेंट, ऑल द थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तब नियम कानून काम करता है। फॉर एग्जांपल रेड लाइट है, रेड लाइट पर आप जा रहे हैं और आपकी लाइट ग्रीन है और आप तेज से निकल जाएंगे, ये मानते हो कि एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई है कि जो रेड लाइट पर खड़े हैं वो ना चलें। उसमें ये कांस्टेंट है। अगर ये वेरिएबल हो जाए कि वो भी चल रहे और तुम भी तेज से चले, एक्सीडेंट होगा। जब लोग कहते हैं कि ये पैथी बहुत अच्छी है, ये पैथी बहुत अच्छी है, अरे भाई उस समय में जाइए जब ये पैथी डेवलप हो रही थी, उस समय के आदमी को देखिए, उस समय के आदमी के गट को देखिए, उस आदमी के समय के ब्रेन को देखिए, उस समय के आदमी का खान पान देखिएगा, उस समय आदमी का कितना वो भागता था, चलता था या दौड़ता था। आज के आदमी को देखिएगा, उसकी कितनी स्ट्रेस है, वो कितने जंक फूड खा रहा है, उसके पेट के गट बैक्टीरिया कितने बर्बाद हो गए। और ऐसे में ये पैथी को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, खुद अपने आप को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते आप? सो ट्रू, सो ट्रू। मतलब ये बहुत कुछ चेंज हो रहा है हमारे बॉडी में, जिसके वजह से वो दवाइयाँ भी आजकल असर नहीं करने लगी हैं। सो ट्रू, सुपर। तो सर गट का और माइंड का कनेक्शन क्या होता है? याद रखिएगा, जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो आपके गट को पता है, और जो आपके गट में चल रहा है माइंड उसको जान लेता है, और फिर माइंड अपनी इंफॉर्मेशन गट को भेजता है। याद रखिएगा, योर गट इज द मिरर ऑफ योर माइंड। अगर इस समय आप स्ट्रेस में माइंड में हैं तो आपका गट ऑलरेडी स्ट्रेस हो चुका है और वहां पर स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज हो चुके हैं। अब आप अच्छा खाना भी खाएंगे वो बेकार है, क्योंकि आपके गट के अंदर जो हार्मोन का दरिया बह रहा है वो नेगेटिव है। करेक्ट। अगर आपने गलत खाना खा लिया और आपका गट उस खाने की वजह से परेशान है, तो इमीडिएटली वो आपके माइंड को बताएगा कि मेरे पास गलत खाना आया, और माइंड इमीडिएटली दो इंफॉर्मेशन देगा, या तो इसको बाहर फेंको उल्टी से या डायरिया से, या इसको होल्ड कर दो, और एकदम से आपका गट उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। या तो आप डायरिया के शिकार हो जाते हैं या फिर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। आपके गट में और जितना माहौल बनना चाहिए था आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट देने के लिए, वह भी बर्बाद हो जाता है। सर, किसी भी तरीके की बीमारी हमारे शरीर में आए, वो हमें पहले से कैसे पता चलता है? मतलब पहले से क्या कोई बॉडी सिग्नल देना चालू कर देता है? सही बात तो यह है कि अगर एक मच्छर भी आपको काटता है तो आपको पता चल जाता है। फिर एक बीमारी जब आपके पास आती है तो आपको क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि माइंड और बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं उनके बीच में एक रिश्ता है, उसका नाम है वेगस नर्व। हम लोगों ने इस वेगस नर्व को ही बर्बाद कर दिया है। कई बार हमारे पास बॉडी के अंदर जो बदलाव होता है तो वह वेगस नर्व हमें बताना चाहती है। या तो हम माइंड से इतने बिजी रहते हैं, या फिर हम नशे में रहते हैं, या ट्रांस में रहते हैं कि भाई ये करना, ये वो करना, ये करना, और कभी भी हम आराम से नहीं बैठते अपने साथ। इसलिए हमारे अंदर जब 4th स्टेज में बीमारी पता आ जाती है तब हमें पता चलता है। अगर आप थोड़ा सा समय अपने साथ बिताना शुरू करें, अपने आप को देखना शुरू करें, ऑब्जर्व करना शुरू करें, इसे हम NLP में इनर पेसिंग कहते हैं, यानी कि खुद को देखें, तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि इस समय आपका पेट ठीक नहीं मैसेज भेज रहा है, आपकी किडनी अच्छा महसूस नहीं दे रही है, आपकी नींद आपको बता देती है, आपकी भूख बता देती है, आपकी एनर्जी बता देती है। सही बात तो ये है
कि ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं, पर आप एक ट्रांस में रहते हैं कि आपको ये पता ही ना चले। करेक्ट, करेक्ट। मीट खाने से क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? पहली तो बात यह है कि हो सकता है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं गट के अंदर, उनके लिए एक ऐसा खाना हो जिसको वो जानते ही नहीं हैं, इसलिए वो रिएक्ट करेंगे। दूसरी बात हो सकता है कि आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना नहीं निकल रहा जितना इस मीट के प्रोटीन को पचाने के लिए निकलता हो। तो अगर आपका मीट ज़्यादा है और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम निकल रहा है, तो आपको सीफो नाम की बीमारी होगी, जिसकी पूरी फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपके मीट में एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। एंडोटॉक्सिन्स वो बैक्टीरिया होते हैं, जब पशु को काटा जाता है तो वो आपके इंटेस्टाइन से आपके मसल्स में ट्रेवल कर जाते हैं पशु के। उनकी खास बात ये होती है कि उनमें कितने भी आप विसिल लगा ले, कितना भी पका ले, वो कभी मरते नहीं हैं। और वो उनको हम एलपीएस कहते हैं। ये एंडोटॉक्सिन जैसे ही आपकी बॉडी में जाते हैं वहाँ बहुत नुकसान करते हैं, इन्फ्लेमेशन को पैदा करते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन ही बेसिकली आपकी ऑटो इम्यून और साइकोसोमेटिक डिजीज, इवन मोटापे का कारण बनती है। इंडिया में हर घर में माँ बहुत प्यार से रोटी खिलाती है, और आप कहते हो कि रोटी खाना हानिकारक है। बेसिकली अगर आप इस सवाल को इस तरह से देखें कि गेहूं खाने से क्या हो रहा है आजकल, तो ये जवाब बेहतर होगा। मेरे समय में गेहूं की जो ऊंचाई थी वो 1.5 मीटर हुआ करती थी जब मैं बच्चा था। आज वो 45 सेंटीमीटर की हो गई है। उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम ग्लूटन कहते हैं। ग्लूटन की खास बात यह है, 2 खास बात बता रहा हूँ। नंबर पहली बात यह है कि आपके जो गट की लाइनिंग है उसे ग्लूटन काटता है, चाहे वो बियर में हो चाहे वो गेहूं का हो। तो अगर आप अपनी आंतों में छेद होने के लक्षण से परेशान हैं और आपको ऑटो इम्यून डिजीज या स्किन डिजीज आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि आपको लीकी गट नाम की बीमारी हो गई है, और इसमें ग्लूटन का बहुत बड़ा रोल है। उस समय का गेहूं अगर आपके पास है तो चलेगा, लेकिन मॉडर्न नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब भी आप गेहूं खाते हैं तो मॉडर्न गेहूं का जो ग्लिसिमिक इंडेक्स है वो 72+ है, और जब भी आपके अंदर ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनेगी तो ये आपके शरीर के अंदर की प्रोटीन के साथ लिंक करके एक मॉलिक्यूल बनाएगी जिसका नाम है ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसे हम एज कहते हैं, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। याद रखिएगा, जितने भी हमारा बुढ़ापे का कारण है उसका कारण ये एज है, यानी कि हमारे पास जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बन चुके हैं वह कारण है हमारे बुढ़ापे का। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर, वो समय समय पर आपको बताता रहूंगा। सुपर सर, प्रोबायोटिक क्या होता है? आप कांजी की बहुत तारीफ करते हो। प्रोबायोटिक का मतलब है कि आज हमें ऐसा कुछ खाना मिल रहा है जिससे हमारे गट बैक्टीरिया नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमें एक ऐसा खाना चाहिए जहां से बैक्टीरिया ऑलरेडी पैदा हो जाए और वो हमारे पेट के अंदर पहुंचकर कोलोन तक यानी कि बड़ी आंत तक पहुंच जाए। फर्मेंटेड फूड एक ऐसा ही प्रक्रिया है। जब से हमने फ्रिज को जन्म दिया है तब से फर्मेंटेड फूड खत्म हो गए। सबसे पहले जब फ्रिज नहीं था और उस समय आदमी के पास जो खाना बचता था तो उसको वो फर्मेंट कर लिया करता था, जिसमें वो बैक्टीरिया उसको स्टेबलाइज कर देते थे। और कमाल की बात ये रहती थी कि वो हमारे अंदर जाकर हमारे गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाते थे। गट बैक्टीरिया आज हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वही हमारे लिए सारे के सारे खूबसूरत ब्रेन केमिकल्स बनाते हैं, वही वाइटमिन्स बनाते हैं, वही इम्यूनिटी बनाते हैं, वही हमारे मूड को स्टेबलाइज करते हैं, वही हमारे अंदर इवन जो जीन्स हैं उनको भी वही टर्न ऑन करते हैं जो अच्छे वाली जीन्स हैं। इसलिए प्रोबायोटिक को लेना बेहद जरूरी है। कांजी में एक प्रोबायोटिक, कांजी एक प्रकार की प्रोबायोटिक है। आप ये कह सकते हैं कि कुछ देर रखी हुई इडली प्रोबायोटिक है क्योंकि वो फर्मेंट हो चुका है। ढोकला उसी में ही आता है, और दूसरी चीजें आप जान सकते हैं। ये भी आपके लिए बेहद जरूरी है। कांजी बनने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं, सिंपल है। आप ये समझिए कि आप एक बीट रूट लीजिए, लेकिन उसको सिर्फ धोइएगा, उसको छीलिएगा नहीं, क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया है वही हमें चाहिए। उसके टुकड़े करके पानी में डालिए। पानी आपका क्लोरीनेटेड नहीं होना चाहिए, आरओ का हो या उबला हुआ, ठंडा करके आप उसमें डाल दीजिएगा। उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, 2 चम्मच सफ़ेद नमक और 2 चम्मच काला नमक। थोड़ी सी राई या सरसों डाल दीजिए, पीस कर डालोगे तो अच्छा रहेगा। और विदिन 3 डेज वो फर्मेंट हो जाएगा, वह पीने में बहुत ही स्वाद लगेगा। मोटापा कम करने का सीक्रेट फॉर्मूला? सिंपल सी बात है, अपने गट को पहले ठीक करें, अपने खाने की आदतों को डी-एंकर करें, अपने माइंड से पहले देखना शुरू करें अपने मेंटल स्क्रीन पर कि आप पतले हो गए हैं। जैसे ही आप इस बिलीफ के साथ जिएंगे तो आपको पतला करने वाले हार्मोन आपकी बॉडी को मैसेज देना शुरू करेंगे कि आई नीड इट। एक बढ़िया सा गोल बनाए कि मोटापा छोड़कर आप पतले क्यों बनना चाहते हैं, वह आपके लिए भावनात्मक गोल होना चाहिए। उसके बेनिफिट्स को देखें।
अपनी वैल्यू का निर्धारण करे कि जीवन के मानव मूल्यों में या जीवन मूल्यों में मेरे लिए पतला रहना भी जरूरी है। सुपर सुपर। बचपन से हमें आदत लगाई गई है पानी से और साबुन से नहाना, और आप कहते हो यह साबुन बेकार चीज़ है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप साबुन लगाते हैं तो क्या होता है। पहली चीज़ ये होती है कि आपके साबुन लगाने से 98% तरह के बैक्टीरिया, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया थे आपकी स्किन पर, वह वहाँ से चले जाते हैं, मरते नहीं हैं, वो डिटैच हो जाते हैं। पहली बात, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो तो डिटैच करिए, जो खराब वाले 2% बैक्टीरिया उन्हें आपकी कोई सी भी साबुन नहीं मारती है, साबुन वाले खुद कहते हैं। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी क्रीम, साबुन या शैम्पू या फिर कोई भी आप कह सकते हैं कि मॉइस्चराइज़र या सन स्क्रीन लगाते हैं, तो डायरेक्टली जब ये स्किन पर लगती है तो ये आपके ब्लड में जाती है और डायरेक्टली आपके लीवर में जाती है। अगर आप एक किताब को पढ़ें जिसका नाम है रीसेट फैक्टर, रिटन बाय डॉक्टर मिंडी पल्स, तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने लीवर को खराब करना चाहते हैं तो इन सब केमिकल्स को अपनी बॉडी पर लगाते रहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्लड में जाकर आपके लीवर में पोर्टल वेन्स के थ्रू जाकर उसको अननेसेसरली बर्डन दे रहे हैं। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि कुछ एक दो पार्ट को छोड़कर मैं कहीं भी साबुन नहीं लगाता। टॉयलेट के बाद हाथ धोना, थोड़ा सा ग्रोइन एरिया पर साबुन लगाना, और उसके बाद बाकी एरिया जितना भी है उस पर मैं पानी में पहले डालकर थोड़ा सी सॉल्ट उससे बढ़िया तरीके से रगड़ता हूँ, और उसके बाद आराम से नहाते हुए हाथों से ही मलता रहता हूँ। जितना मैल उतरना होता है उतर जाता है। स्किन पर कोई मैल नहीं होता, याद रखिएगा। वह स्किन ही होती है जो हर महीने आपकी बदलती रहती है। जीवन में 1000 बार आपकी स्किन अपने आप बदल जाती है। फर्मेंटेड फूड खाने से बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोगों को लगेगा कि वो गैस बन रही है या ऐसा कुछ है। फर्मेंटेड जैसे ही फूड खाएंगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि जैसे ही आपके गुड बैक्टीरिया आपकी छोटी आंत में जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं उनकी पॉपुलेशन अनुपात वाइज कम होना शुरू हो जाएगी, आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर वो गुड बैक्टीरिया जब आपकी आंतों में जाएंगे तो आपको वो बहुत ही बढ़िया माहौल देंगे, आपका मूड बढ़िया रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़िया रहेगी, आपका डिसीजन बढ़िया होगा, आपके जो यहाँ पर गोल्स बने हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उन्हें पूरा करने के लिए भी वो ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि आपके गट बैक्टीरिया, याद रखिएगा, आपके पर्सनल बैक्टीरिया हैं, वो आपकी वैल्यूज तक को जानते हैं। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, ये चीज़ हमने सुनी है, लेकिन आप बोलते हो ब्रेकफास्ट करना ही नहीं चाहिए। मैं भी ऐसे ही करता था, पर मैंने जब से छोड़ा है मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहली चीज़ मैंने पढ़ी कि हमारी आंतों में एक डिवाइन मूवमेंट होता है। हमारी आंतें एक विशेष प्रकार से मूव करती हैं जब हमारा पेट खाली होता है। जब अगर आपने खाना खा लिया रात को 8 बजे और उसके बाद वो 2-3 घंटे आपके पेट में रहेगा, 2-3 घंटे 4 घंटे आपकी छोटी आंत में रहेगा और उसमें वो आगे चला जाएगा। उसके बाद आपकी आंतों में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है, उसे हम हाउस कीपिंग या क्लीनिंग कहते हैं। उसमें ऐसा होता है कि आपकी आंतें पूरी तरह से टाइट होकर, पीछे से टाइट होते हुए, जितना भी उसमें बचा हुआ बेकार का बैक्टीरिया या वायरस या फंगस थी उसे वो आगे धकेलती है। यह मोमेंट 90 मिनट के बाद आता है, और ये जितनी बार हम करेंगे उतना ही बढ़िया हम रखेंगे अपनी आंतों को। याद रखिएगा, जब आप सुबह उठकर पहला निवाला खाते हैं, इवन चाय भी पी लेते हैं, तो ये माइंड के लिए पूरा फूड हो जाता है, और इमीडिएटली आपकी आंतें इस काम को रोक देती हैं कि अब हमें हाउस क्लीनिंग नहीं करनी है, बल्कि अब हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेंगे। दूसरी बात, जब भी आप भूखे रहते हैं आपको इमीडिएटली, दूसरी चीज़, जब भी आप भूखे रहते हैं तो आपके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तीसरी चीज़, जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं, रात को आपने 8 बजे खाया, अगले दिन 12-1 बजे आप खा रहे हैं, तो याद रखिएगा इसे हम ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी का मतलब है कि हमारी बॉडी सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले अपनी बेकार की डेड सेल को खाती है, उसके बाद बैक्टीरियाज को खाती है, वायरस को खाती है, उसके बाद भी आप नहीं कुछ देते तो आपकी कैंसर सेल को खाती है, और उसके बाद भी आप कुछ नहीं देते तो वो फिर आपके फैट सेल को खाकर सर्वाइव कर लेती है। और ऑटोफैगी, याद रखिएगा, एक डिवाइन प्रक्रिया है जिससे आपके ब्रेन के सेल्स की ग्रोथ होती है, न्यूरोजेनेसिस। जितनी ज़्यादा बीमारी आ रही है, याद रखिएगा, उसमें अल्जाइमर जैसी बीमारी है, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको ये बीमारी बढ़ती जा रही है। जो लोग कम खाते हैं, जैसे हमारे योगी हैं, जैन मास्टर्स हैं, दे डोंट गेट दिस डिजीज। सर, मैंने बहुत बार देखा है कि आजकल यंग लड़के लड़कियों को भी माइग्रेन हो रहा है, इवन मुझे भी बहुत बार माइग्रेन होता है, तो इसका क्योर क्या है और ये क्यों होता है? सबसे पहले आप अपने गट को ठीक करें, वो तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपके पास जंक फूड बहुत खा रहे हैं, अनवांटेड उसमें ऑयल खा रहे हैं, अनवांटेड उसमें स्पाइसेस खा रहे हैं, जो आपके ब्रेन जो गट की सेल्स हैं, एंडोक्राइन सेल्स हैं, उनके लिए वो नहीं बना है। तो आपकी जो गट सेल्स हैं वो परेशान है उससे, आपके गट बैक्टीरिया की डेथ हो रही है वहाँ पर।
लेकिन अगर मैं माइंड लेवल पर जाऊं तो आप इमीडिएटली एक चीज़ पर काम करना शुरू करें, वो है आपकी पेनफुल मेमोरी। और उसमें भी आप जीवन में कहीं ना कहीं इनसिक्योर हुए हैं, वो इनसिक्योरिटी अभी भी पड़ी है। जब मुझे माइग्रेन हुआ बचपन में, मेरे पास एक ही इनसिक्योरिटी पड़ी थी कि आई हैव लॉस्ट माई फादर, व्हाट विल हैपन टू मी नाउ, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जीवन में जब भी कुछ चीज़ों को ऐसी देख रहे हैं जो नहीं दिखाई देती, और उसमें स्पेशली है फ्यूचर का खतरा, तो आपका माइंड ये कहता है मुझे ये नहीं देखना है। इसलिए जब भी सूरज निकलता है तो आपका माइंड बेसिकली आपको एक माइग्रेन का अटैक देकर आपकी आंखों को बंद करना चाहता है। इसलिए अब असर्टिव रहिए कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है और मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ। आपके पास पास्ट की जितनी भी पेनफुल मेमोरी है उसे एनएलपी से ठीक कर लीजिएगा, अपनी सेल्फ ग्रोथ को बढ़िया करिएगा। और माइग्रेन आपको कुछ कहना चाह रहा है, उससे बात करिएगा उसी तरह से कि मानो माइग्रेन की एक मेटाफोरिकल पिक्चर आपके सामने बैठी है, और उससे पूछिएगा कि तुम मुझे क्या संदेश देना चाहते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और शायद आपको कोई पॉजिटिव इंटेंशन मिलेगी। वो ये हो सकती है कि आप ज़्यादा जाग रहे हैं, ये हो सकता है कि आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, आप ये भी हो सकता है कि आप बिना मतलब ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा फंसे हुए हैं, ये भी हो सकता है कि आप बिना मतलब की टेंशन अपनी लाइफ में ले रहे हैं। वो ये कहना चाहता है कि इनको थोड़ा कम कर दो या इनसे बाहर निकलो। सो ट्रू, अमेजिंग सर। बहुत 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 सारी चीज़ें सीखने मिली आज के पॉडकास्ट से, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सभी को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन सर लास्ट पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगर हमें सर के पास एनएलपी सीखना हो तो कैसे सीख सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप मेरी वेबसाइट पर जाकर फ्री वर्कशॉप को एंजॉय करें। उसमें अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल भी है, जिसमें मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप उन शक्तियों के साथ बात करें जो आपको मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन देती हैं। बाकी मेरे ramvarma.com पर कभी भी जाइएगा, वहाँ पर सभी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। और उसमें कई बहुत सारी 3-3 दिन की वर्कशॉप आपके लिए अवेलेबल है। बहुत सा या तो फ्री में है या कम पैसे में है। मेरे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं वहाँ पर जिनको आप अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सुपर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। इनफैक्ट लाइक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारे पीछे टीम मेंबर्स बैठे हैं उनका तो पूरा पेज भर गया है। तो आई एम वेरी श्योर, इसी से मैं भी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सभी लोगों ने भी कितनी सारी चीज़ें सीखी रहेगी और अपने लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़े रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। एंड अगली बार वापस से मिलेंगे। अगर आप चाहते हो राम सर को फिर से बुलाना तो नीचे कमेंट में लिखिए पार्ट 3, मैं सर को वापस से बुलाऊंगा और कौन से टॉपिक पे बात करना है वो भी मुझे लिख के दीजिएगा। सो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास सभी रिसोर्सेज हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अपने नए माइंडसेट को तैयार करिए और उसे तैयार करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी होंगी कि एक बढ़िया सा मिशन बनाइए, लाइफ को जीने के लिए गोल बनाइए। उस गोल को पूरा करने के लिए एक बढ़िया सी आइडेंटिटी को, पहचान को क्रिएट करिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट बनाइए और एक बढ़िया सा बिलीफ क्रिएट करिए कि आप यहाँ पर, याद रखिएगा, कुछ करने के लिए आए हैं। याद रखिएगा आप स्पेशल हैं। इस पृथ्वी ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। बहुत सारी आत्माएं उस दिन लाइन में लगी हुई थी जिस दिन आपका जन्म हुआ है, लेकिन यूनिवर्सल पावर्स ने बड़ा सोच समझकर आपको यहाँ पर आमंत्रण दिया है। ये समझकर जिएगा। और इससे पहले कि मैं इसको एंड करूँ, मैं आपसे यही कहूँगा कि हमेशा खुश रहिए। आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपके लिए सूरज हमेशा निकलता रहे, पानी हमेशा मीठा रहे, हवा हमेशा ताज़ा रहे। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु हमेशा आपको नरम हथेलियों में सुरक्षित रखे। धन्यवाद।